स्टार्ट करते हैं कैफ 1 FAR 1 का। अच्छा जी, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हमें MCQ में कुछ समझ नहीं आ रही पहले MCQ में, तो ज़रा वो भी जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। टेस्ट अपने ओपन कर लें। कल वाले सवाल का मजा आया? अच्छा, जल्दी 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 ये सीट्स, फिर वो हर बार एक ही बात कहनी पड़ती है। दूसरी रो ऑनवर्ड्स ये साइड खाली रखा करें। हाँ जी, कैसा लगा सवाल? फिर मजा आया है? अच्छा, चेंज इन एस्टीमेट का जो सब नोट है वो पिछले टेस्ट का भी अभी तक पेंडिंग है, इसका भी पेंडिंग है, तो वो भी कर लेते हैं। चलो, अगला काम तो थोड़ी देर लगनी है। पिछले टेस्ट वाला समझा देता हूँ। इस टेस्ट के सोल्यूशन में आई थिंक नहीं बनाया हुआ था मैंने, तो वो आप लोग फिर होम असाइनमेंट के तौर पे बना लेना। कल फिर मैं वो बनवा दूंगा। बनाना सिखा देता हूँ, ठीक है? बनाना नॉट मीन स्केला, ओके? मतलब बनाना सिखा देता हूँ, सब नोट। चेंज इन एस्टीमेट आ जाए तो क्या करते हैं, लेकिन पहले इस MCQ को डिस्कस कर लेते हैं ताकि बच्चे भी पूरे हो जाए। ओके, आ कंपनी रीवैल्यूड इट्स प्रॉपर्टी ऑन 1 अप्रैल 9 20 मिलियन। 20 मिलियन का मतलब क्या है भाई? अगर नजर नहीं आ रहा तो गुजारा करें, आप लोग बस अपने टेस्ट हैं, मैंने लिखना है कुछ, ठीक है? तो 20 मिलियन पर ले गए हैं। क्या मतलब? ये रिवैल्यूएशन सरप्लस है, ये फेयर वैल्यू या रीवैल्यूड अमाउंट है। ओके, रीवैल्यूड ए अमाउंट। इस 20 मिलियन में से 8 मिलियन लैंड से रिलेट कर रहा है, तो फिर बाकी 12 मिलियन बिल्डिंग से होगा, ठीक है ना? प्लांट से थोड़ा ही हो सकता है। लैंड एंड बिल्डिंग रीवैल्यू किया। प्रॉपर्टी का मतलब आईस 40 भी हमारे सिलेबस में है ना, FAR 1 में। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर हम जाके पढ़ेंगे कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में फॉल ही क्या करता है, लैंड और बिल्डिंग या बोथ, ठीक है? तो लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है? प्रॉपर्टी को रिवैल्यू किया 20 मिलियन पे, जिसमें 8 मिलियन लैंड का है, तो फिर 12 मिलियन बिल्डिंग का हो गया, ठीक है? ये रिवैल्यूड अमाउंट है। द प्रॉपर्टी ओरिजिनली कॉस्टेड होना चाहिए था अंग्रेजी में। भारत द प्रॉपर्टी, इसी वजह से आपको समझ नहीं आया। ये ना करो यार, ऐसे ना करो यार, इतने तुम काके जी। द प्रॉपर्टी ओरिजिनली कॉस्टेड ₹10 मिलियन। अब ये क्या है जी? कॉस्ट, ये कॉस्ट है, और इसमें 2 मिलियन लैंड का है, तो फिर बाकी 8 मिलियन बिल्डिंग से रिलेट करेगा जी। बिल्कुल। 10 years ago 10 साल हो चुके हैं। आज जो हम खड़े हैं 1 अप्रैल 9 पे, इस दिन ये 10 साल पुरानी प्रॉपर्टी है, ठीक है? द ओरिजिनल यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ ऑफ 40 years इज अनचेंज। का मतलब क्या है? जो 40 years लाइफ थी वो 40 years ही है, लेकिन रिवैल्यूएशन के बाद हम रिमेनिंग निकालेंगे, 40 माइनस 10 करके 30 करेंगे, ठीक है? कंपनी पॉलिसीज टू ट्रांसफर ब्ला ब्ला टू ब्ला ब्ला। ओके, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ बैलेंस इन रीवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट? भाई देखो, ये वर्किंग आज करता हूं ना, तो पॉसिबली जो MCQs हो सकते हैं ना, वो भी डिस्कस कर देता हूं कि कितने पॉसिबल MCQs, ठीक है ना? अच्छा, लैंड एंड बिल्डिंग अलग है ना, अलग ही रखो, ठीक है? पहले लैंड की वर्किंग कर लेते हैं। हमने आज 1/4/2009 पर इसको रिवैल्यू किया, ठीक है? तो इस दिन तक लेकर आना है, एग्जैक्ट 10 साल पहले ही हमने खरीदा था, तो कोई नहीं कॉस्ट वॉस्ट लिखने की जरूरत। 1/4/2009 पर बुक वैल्यू लिख लो, ठीक है? और चूंकि ये लैंड है, ठीक है, तो इसमें डेप्रिसिएट होना नहीं था। 2 मिलियन कॉस्ट थी, 2 मिलियन ही अभी तक पड़ी होगी, चाहे 10 साल गुजरे चाहे 20 साल, डेप्रिसिएट इसमें होना नहीं था। इस दिन एक लाइन खाली छोड़कर आपने रीवैल्यूड अमाउंट लिख लेनी है। और रीवैल्यू अमाउंट कितनी है? 8। 6 का आ गया रीवैल्यूएशन सरप्लस। ओके, नेक्स्ट। और वो क्या कह रहा है? 31 मार्च 10 पे सरप्लस के अकाउंट में क्लोजिंग क्या पड़ा होगा, यानी वो इसकी बात कर रहा है। तो चलो ले चलो इसको, 30 नहीं 31 मार्च 10 कितना डेप्रिशिएट करेंगे? लैंड तो डेप्रिशिएट होता ही नहीं, तो फिर 31 मार्च 10 पे बुक वैल्यू होगी ये 8, और सरप्लस की बुक वैल्यू होगी, यानी बुक्स में सरप्लस 6 पे पड़ा होगा। वो जो हमने एंट्री पास की थी, एसेट डेबिट सरप्लस क्रेडिट, तो वो सरप्लस 6 से क्रेडिट हुआ, और फिर वो क्लोजिंग में भी 6 ही पड़ा है, क्योंकि कुछ ट्रांसफर तो हुआ, ठीक है जी? बात कर लेते हैं जी अब बिल्डिंग की। 1/4 1/4/9 पर बुक वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब डायरेक्टली निकाल लेते हैं जी।
कॉस्ट कितनी है 12 नहीं यार 10 में से 8 लैंड की कॉस्ट थी तो 2 लैंड की कॉस्ट थी तो 8 बिल्डिंग की है ना 12 कैसे कॉस्ट की बात कर रहा हूं ये क्या है कॉस्ट इसमें से माइनस करना है हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को अब 8 डिवाइडेड बाय 40 ये 1 साल की डेप्रिसिएशन आई इनटू उसने खुद ही बता दिया था 10 साल पहले हमने इसमें जी अच्छा अब इसका आंसर क्या है 2 8 में से 2 जाएगा तो 6 इज द बुक वैल्यू ठीक है नेक्स्ट इस दिन रिवैल्यू हुआ एसेट एक लाइन खाली छोड़कर रिवैल्यूड अमाउंट लिख दी अब रिवैल्यूड अमाउंट के पास आए तो बिल्डिंग की रिवैल्यूड अमाउंट कितनी है 12 मिलियन 12 6 का आ गया रिवैल्यूएशन सरप्लस ठीक है वो सरप्लस नीचे उधर लिख दिया बस ठीक है ठीक हो गया अब 31 मार्च 10 आया तो ये डेप्रीशिएट होगा डेप्रीशिएबल एसेट है 12/30 इस दिन खड़े होकर अगर लाइफ 10 साल ओरिजिनल थी 40 साल ओरिजिनल थी 10 गुजर चुके तो इस दिन खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ 30 है डिवाइड बाय 30 6 डिवाइडेड बाय 30 0.4 और 0.2 और 5.8 अब एक भी मार्कर काम का नहीं निकला यार इधर से शायद कोई निकला ओके अच्छा जी अब रिक्वायरमेंट दोबारा पढ़ते हैं व्हाट इज द अमाउंट ऑफ बैलेंस इन सरप्लस अकाउंट ये नहीं कह रहा लैंड का या बिल्डिंग का ठीक है तो क्लोजिंग और वो भी किस दिन क्लोजिंग डेट पे ठीक है ना तो टोटल सरप्लस क्लोजिंग डेट पे कितना है 6 है लैंड का क्लोजिंग सरप्लस अभी पड़ा हुआ और 5.8 बिल्डिंग का है इन दोनों का टोटल कितना बनता है 11.8 तो ये ऑप्शन डी वाज द करेक्ट इसमें क्या मसला था अच्छा अब अगली बात चलो अच्छा है समझो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी इसकी डिस्कशन जितनी पॉसिबिलिटीज हैं वो देख लेते हैं देखिए रीवैल्यूएशन आपको आती है रीवैल्यूएशन में कोई चीज अब ऐसी नहीं है जो आपको मार पड़े उसमें अब एमसीक्यू में क्या मार पड़ेगी आप रिक्वायरमेंट को ध्यान से ना पढ़ें तो ये एक एमसीक्यू है एक इसमें से पॉसिबली क्या क्या एमसीक्यूज बन सकते हैं वो देखें व्हाट इज द बुक वैल्यू एट विच एसेट वुड अपीयर इन बैलेंस शीट 11.6 what is the depreciation expense charged for the year ended 31 March 10.4 what is the incremental depreciation transferred to retained earnings 0.2 what is the closing revaluation surplus balance as on 31 March एक MCQ नहीं एक वर्किंग है 4 MCQs बन गए ठीक है अच्छा एक और भी बन सकता है what is the amount of revaluation surplus as on 1/4/9 revaluation date ये भी पूछ सकता है ठीक है तो जिस दिन रिवैल्यूएशन हुई उस दिन कितना सरप्लस है ये पूछ सकता है रिवैल्यूएशन के बाद डेप्रिसिएशन कितनी आई पूछ सकता है ट्रांसफर कितना हुआ पूछ सकता है एसेट का क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्या होगा पूछ सकता है आपको पता है ना ये क्लोजिंग होता है बैलेंस शीट में नोट में नजर आ रहा होता है ठीक है और सरप्लस और क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्या होगा तो ये 5 एमसीक्यूज यहीं से बन गए ठीक है ना तो एमसीक्यूज में मसला कोई नहीं है रिवैल्यूएशन आपको आती है बस रिक्वायरमेंट को ध्यान से पढ़ लेना पूछ क्या रहा है गलती होगी तो फिर रिक्वायरमेंट सही से ना पढ़ने की ही होगी ठीक है अच्छा जी और जी ऑर्चिड वाला सवाल ने फिर मजा किया घर पे दोबारा कितने बच्चों ने उसको अटेम्प्ट किया क्वेश्चन बैंक है यार आप आके वो क्वेश्चन बैंक ओपन करके देख लो सारे सवाल क्वेश्चन बैंक में ही है ये क्या है हाँ ये वाली फिगर कहाँ से आई अब मैं वर्किंग हाँ बोलो दिखाओ ये है जनाब रिवैल्यूएशन सरप्लस बिल्डिंग का रिवैल्यूएशन सवाल कौन सा है बेटा 87 रिवैल्यूड अमाउंट है बुक वैल्यू 63 से 8 है इनका डिफरेंस है 23 अच्छा जी पहले ऐसा करते हैं थ्योरेटिकल डिस्कशन तो करनी ही है हमने ठीक है लेकिन जरा जल्दी से ये देख लेते हैं कि अगर एक एसेट रिवैल्यूएशन मॉडल पे हो और रिवैल्यूएशन होने के बाद आगे जाके कहीं इंपेयर हो जाए तो उसका ट्रीटमेंट क्या करते हैं ठीक है सवाल सामने है 5 मिनट का सवाल है ठीक है रिवैल्यूएशन आपको आती है इंपेयरमेंट का आपको पता है और वर्किंग में इसको थोड़ा चेंज करना मैंने वर्किंग का फॉर्मेट वो बना दिया था कल के सवाल में अगर इंपेयरमेंट भी हो तो वर्किंग का फॉर्मेट कैसे कर लिया था ना चलो तो बस फिर तो 1 मिनट का काम चलो 5 मिनट लगा लेते हैं 1 मिनट अच्छा नहीं लगता
ट्रीटमेंट ऑफ इंपेयरमेंट, ये अभी थ्योरी रहती है थोड़ी सी, बस वो पढ़ते हैं इसके बाद जी। प्रिपेयर अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर द ईयर 31 दिसंबर 15, रिक्वायरमेंट पढ़ोगे तो पता लगेगा ना। ओके, ट्रीटमेंट ऑफ इंपेयरमेंट लॉस व्हेन एसेट इज कैरीड एट रीवैल्यूएशन मॉडल। क्वेश्चन है, कॉस्ट ऑफ एसेट 500, डेट ऑफ परचेज यकम जनवरी 10, रीवैल्यूड अमाउंट 800 और यकम जनवरी 15 पे ये डेट है। मतलब यकम जनवरी 10 से यकम जनवरी 15 तक डायरेक्ट जंप करके आना, जैसे FR 1 में इंट्रो बगैर पढ़े बगैर बच्चे आए, आप तो नहीं, दूसरी क्लास, ठीक है। तो ये जंप करना है, वर्किंग करते हैं ना 5 साल की, ठीक है। उसके बाद फिर रिकवरेबल अमाउंट उस साल के एंड की है, यूजफुल लाइफ है 8 साल, ठीक है। तो वर्किंग कर लेते हैं जी। डेट, डिस्क्रिप्शन, एसेट, एसेट है, रिवैल्यूएशन, सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस। भाई मार्कर कोई भी काम का नहीं था आज, इत्तेफाक से। अच्छा जी, किस दिन खरीदा हमने? 1/1/10, कॉस्ट है इनकी 500। अब देखो, पहले ये लिखना भी मेरे ख्याल में वक्त का ज्यादा है, ठीक है ना। पहला चेंज कब जाके आ रहा है? यकम जनवरी 15 पे। तो ले आओ यकम जनवरी, इधर देखो, ये देखना अभी, सब इधर देखें, यकम जनवरी 15 पर बुक वैल्यू ले लो। वो बुक वैल्यू कैसे आएगी? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है ना। तो हम 3 स्टेप्स भी अब अवॉइड कर रहे हैं, बड़े हो गए अब, क्या होगा, ठीक है। तो 500 कॉस्ट माइनस 500 बटा 8, यूजफुल लाइफ कितनी थी? यूजफुल लाइफ 8 साल थी, ठीक है। अब ये हमने खरीदा था यकम जनवरी 10 पे। भाई यहां से लगा दें फ्रेम ना, यहां से लगा दें ताकि ये भी सामने रहे और ज्यादा नहीं हिलना पड़े जी। तो यकम जनवरी 10 को खरीदा था, यकम जनवरी 11, 12, 13, 14, 15, ये मुट्ठी बंद है ऐसे, लेकिन हो गया ऐसे मार्कर पकड़ा, ठीक है ना। 5 साल हो गए। यकम जनवरी 15 ना यार, तुम 31 दिसंबर कर लो। यकम जनवरी 10 को खरीदा, 31 दिसंबर 10 तक 1 साल, 31 दिसंबर 11 तक 2, 12 तक 3, 13 तक 4 और 14 तक। अब 31 दिसंबर 14 लिख लो यहां पे अगर तकलीफ हो रही है तो, ठीक है, नो इशू, दोनों ही सही है, कुछ नहीं हो सकता जी। तो कितने साल गुजर गए? 5 साल गुजर गए। बुक वैल्यू इज 187.5, ठीक है। अब इस दिन रिवैल्यूएशन हुई, एक लाइन खाली छोड़ दी और रिवैल्यूड अमाउंट लिख लिया आपने। रिवैल्यूड अमाउंट कितनी है जी? 800। यकम जनवरी 15 की रिवैल्यूड अमाउंट 800 है। तीर नहीं होगी, कितना सरप्लस? 612। सुभान अल्लाह। अच्छा 0.5 से तकलीफ हो रही है, ठीक है। 188, 612 और ये हमारे पास सरप्लस आ गया, ठीक है जी, ओके। अच्छा जी, अब 31 दिसंबर 15 पे सवाल में रिकवरेबल अमाउंट दे रहा है। मतलब सवाल में सिर्फ रिकवरेबल अमाउंट आ जाए ना तो मतलब समझ आया करो, इंपेयरमेंट टेस्ट लगा लेना चाहिए, ठीक है। इंपेयरमेंट टेस्ट से हम गुजार लेंगे अपने एसेट को, ठीक है। तो 31 दिसंबर 15 में पहले लेके तो आओ बेचारे को, फिर ही इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजारेंगे ना। पहले दिन जो सवाल किया था, क्या किया था? पहले 31 दिसंबर पे लाए थे, फिर 31 दिसंबर की बुक वैल्यू को रिकवरेबल अमाउंट से कंपेयर किया था ना, तो पहले लेके तो आओ। 31 दिसंबर 15 डेप्रीसिएशन होनी है 800 की और रिमेनिंग लाइफ है 3 इयर्स। 3 इयर्स ही है ना। देखो यहां तक कितने साल गुजर चुके थे? 5। 8 टोटल लाइफ थी, 5 गुजर गए तो रिमेनिंग 3। 612 बटा 3, 267, 204, 533 और 40, ठीक है जी। अच्छा अब जनाब हमने इंपेयरमेंट को भी इसी फॉर्मेट में ढाल लिया था कल, ठीक है ना। मैंने कहा था एक लाइन खाली छोड़ो और इंपेयरमेंट टेस्ट लगाओ, ठीक है। इधर देखो, इधर ना छोटा सा ऐसे लिख लो, रिकवरेबल अमाउंट, ठीक है, छोटा सा ऐसे। अगर तो ये रिकवरेबल अमाउंट हमारी बुक वैल्यू से कम हुई तो इंपेयरमेंट लॉस है, ठीक है। तो फिर हम इधर इंपेयरमेंट लॉस को रिकॉर्ड करेंगे और बुक वैल्यू रिवाइज वाली लिख देंगे। चलो पहले ये तो कर लें, ये तो कर लें पहले जी। रिकवरेबल अमाउंट 31 दिसंबर 15 में कितनी है जी? 450।
अब हमारा एसेट किताबों में नजर आ रहा है 533 का, लेकिन उसकी औकात कितनी है 450, तो इसको राइट डाउन करना है। लॉस कितना आ गया 83 का हमें आ गया रीवैल्यूएशन लॉस, इम्पेयरमेंट लॉस। ठीक है जी, ओके। तो फिर ये हमारी रिवाइज्ड बुक वैल्यू बन, ठीक है। रिवाइज्ड बुक वैल्यू कब बनेगी, ये नॉर्मल सी बात है। बुक वैल्यू रिवाइज्ड कब होगी, जब रिकवरेबल अमाउंट यहां पे आएगी। रिकवरेबल अमाउंट अगर देखो, अगर रिकवरेबल अमाउंट होती 600 तो यहां पे 533 ही रहता ना, तो ये तो यहां ना आता फिर, ठीक है ना। तो मतलब जिस दिन इस वर्किंग में यहां रिकवरेबल अमाउंट पढ़नी है तो फिर उसी दिन वो रिवाइज रेजर्व, इसे मैंने कहा था कि यहां पे छोटा सा लिख लिया करो रिकवरेबल अपने समझने के लिए, ठीक है, क्लियर। अब ट्रीटमेंट क्या करें, इंपेयरमेंट लॉस आ गया, ट्रीटमेंट क्या करें। स्टैंडर्ड लिखता है कि इसका सेम ट्रीटमेंट होगा जैसे एक रीवैल्यूड एसेट पे रीवैल्यूएशन लॉस आता था। कहानी बताओ, रीवैल्यूएशन लॉस आता था तो वो क्या करता था, पहले देखता था कि कोई सरप्लस तो नहीं पड़ा, अगर सरप्लस पड़ा होता तो उसको खा जाता था, अगर फिर भी बच जाता था तो प्रॉफिट एंड लॉस में बाकी का लॉस चला जाता था। ऐसा हो सकता था कि मिसाल के तौर पे यहां पे रिकवरेबल अमाउंट होती 1000, सॉरी रिकवरेबल अमाउंट होती 10 रुपए मिसाल के तौर पे, कितना आ जाता है यहाँ पे, थोड़ी देर चेंज करूंगा, 523 का लॉस आता, सारा 408 ये खा जाता, 105 का लॉस। बिल्कुल सेम ट्रीटमेंट, कहने का मतलब ये बिल्कुल सेम ट्रीटमेंट है। बहरहाल अपने सवाल पे वापस। अच्छा हाँ जी, रिकवरेबल अमाउंट क्या है 450, वो 533 से कम है। रीवैल्यू मैंने कहा था इंपेयरमेंट की वजह से एसेट नीचे तो आ सकता है, ऊपर नहीं जा सकता। अब एसेट को नीचे लाना है तो यहाँ पे लिख लो 450, ये हमारी रिवाइज बुक वैल्यू बन गई है। 83 का आ गया इंपेयरमेंट लॉस, इसने सरप्लस को खाया लेकिन इतना कम था कि कुछ बचा ही नहीं, 325 का सरप्लस ही आ रहा है अभी। तो अगर लॉस आए और इतना ना हो कि सरप्लस सारा खा सके तो ठीक है, बाकी सरप्लस ही बचा रहता है, आगे कुछ भी नहीं जाता, ठीक है ना। तो सही है, ये जीरो लिखना नहीं परिचय में, डन। अब 31 दिसंबर 15 पे दोबारा डेप्रिशिएट करना है, नहीं करना, लेकिन ना एक काम मैं कर रहा हूं जो सवाल की रिक्वायरमेंट से बाहर है, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए, वो है 31 दिसंबर 16 की डेप्रिसिएशन। अब जो एसेट इंपेयर हो गया है तो मैंने फॉर्मूला लिखा था, क्या करोगे, ये रिवाइज्ड बुक वैल्यू को रिमेनिंग लाइफ पे, तो इस दिन अब रिमेनिंग लाइफ निकलेगी माजूर के साथ और वो होगी 2 साल, ठीक है। और ऐसे ही 325 को 2 पे डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 225 और 163, ठीक है, 225 162, हाँ राउंडिंग का डिफरेंस, ठीक है ना। लेकिन भाई ये ब्लू जो है ये हमारी रिक्वायरमेंट नहीं थी, मैंने जरा रिवाइज करवाया कि अगर एसेट इंपेयर हो जाए तो ऑनवर्ड्स डेप्रिसिएशन कैसे होती है, हमने किया था वैसे, ठीक है। और दूसरी बात, रिक्वायरमेंट में जनरल एंट्रीज हैं 31 दिसंबर 15 की, तो इधर देखो 31 दिसंबर 14 तक की डेप्रिसिएशन को आपने नहीं छेड़ना, जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट हुआ। हाँ, जैकब जनवरी 15 से पहले दिन से ही क्या हो रहा है, रिवैल्यूएशन हो रही है, तो रिवैल्यूएशन की पहली एंट्री से शुरू हो जाएंगे, ट्रांसफर करेंगे अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को, जो कि अभी आपको मुझे पता नजर नहीं आ रही, ठीक है ना। वो ये पढ़िए क्या है, 500/8 इंटू 5 कितना बनता है 300, ये अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकली थी ना, ठीक है। चलो अब ये देखो पहली एंट्री अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट 312 से 13 वटेवर 13 तो 13 लिखवाना यार, पहले 12 क्यों लिखवाया था बेटा, मैंने कहा 500/8 करो कैलकुलेटर पे इंटू 5 करो, 312.5 का मतलब 313 होता है ना, राउंडिंग का कोई डिफरेंस नहीं है कोई एक। यार इस पे लड़ते हो आप लोग यार, 10 रुपए तुम मेरी तरफ से रख लेना, मैं तुम्हें दे दूंगा, ठीक है ना। जिसको 1 रुपए का मसला है ना, तुम मुझसे दे दिया करना, उधर भी लगा देना जी। अच्छा सुनिए, अब पहली एंट्री अक्यूमुलेशन डेबिट एसेट क्रेडिट 313, दूसरी एंट्री एसेट डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट 612, तीसरी एंट्री डेप्रिसिएशन डेबिट अक्यूमुलेशन क्रेडिट 267, चौथी एंट्री रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट 204, तीसरी एंट्री पांचवी एंट्री इंपेयरमेंट लॉस नहीं डेबिट। कहां इंपेयरमेंट लॉस प्रॉफिट लॉस में गया, जा ही नहीं सका, उसने क्या किया, रीवैल्यूएशन सरप्लस को कम किया, तो रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट एसेट क्रेडिट, या अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस आप लिखना चाहो तो वो क्रेडिट, ठीक है। और सही है, बात समझे हो, एसेट कम हुआ लेकिन इंपेयरमेंट लॉस कहां गया, प्रॉफिट लॉस तो कुछ गया ही नहीं, उसने सरप्लस को डेबिट किया, ठीक है। और बस कहानी खत्म, एंट्रीज कर दूं, ये सारी कर लो, 1 मिनट लगेगा।
यकम जनवरी 15 एसेट डेबिट, सरप्लस से पहले वाली एक्यूमुलेटेड डेफिशिएंट डेबिट, एसेट क्रेडिट ट्रांसफर की 313। फिर इसी दिन यकम जनवरी 15 पे अब एसेट का सरप्लस आ गया, एसेट डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट 612 से दूसरी एंट्री आ गई। तीसरी एंट्री 31 दिसंबर 15 पे डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेफिशिएंट क्रेडिट 267 से RSR नवी गल सुनो जी। रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग्स क्रेडिट 204 से, और इंपेयरमेंट लॉस आया, बिल्कुल आया। इंपेयरमेंट लॉस की एंट्री होती है इंपेयरमेंट लॉस एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट या एसेट क्रेडिट, एक ही बात होती है ना। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या इंपेयरमेंट क्रेडिट होना मतलब एसेट क्रेडिट होना ही होता है ना। और बोलो यस सर। कॉस्ट का टोटल आ रहा होता है, एक्यूमुलेशन का टोटल जो आता है वो इसमें से माइनस होता है, फिर एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट आती है वो भी इसमें से माइनस होता है और बुक वैल्यू पे पहुंचते हैं, ठीक है ना। तो एक्यूमुलेटेड डेप्शन का क्रेडिट होना मतलब दरअसल वो एसेट का ही क्रेडिट होना होता है ना, कमी है। ऐसे ही इंपेयरमेंट लॉस की एंट्री आप डेप्रिसिएशन की तरह से एसेट अकाउंट में कर दें तो भी हो सकती है, बहरहाल हम नहीं करेंगे। एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस एंट्री की थी, इंपेयरमेंट लॉस डेबिट एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट। कितना है इंपेयरमेंट लॉस 83। लेकिन जैसे ही इसको प्रॉफिट लॉस में फेंकने लगे, इस एसेट का रिवैल्यूएशन सरप्लस पड़ा था, उसने कहा मैं कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट। अगर जैसे मैंने एग्जांपल में देखा कि लॉस इतना ज्यादा आ जाता कि सरप्लस को भी कहा जाता, तो फिर एंट्री बनती रिवैल्यूएशन सरप्लस सारे का सारा डेबिट होकर खत्म हो जाता, जो बचता वो प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस डेबिट करते इंपेयरमेंट लॉस, और एसेट क्रेडिट होल अमाउंट से हो जाता, ठीक है ना। ये बात समझ गए हो? यानी कि कोई मसला नहीं था, सेम ट्रीटमेंट है जो ट्रीटमेंट हमने रिवैल्यूएशन के वक्त अगर लॉस आए और पहले सरप्लस पड़ा हो। अच्छा, पहले सरप्लस ना पड़ा होता तो सारा लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में, पहले लॉस पड़ा होता लॉस उसको बढ़ा देता, ठीक है ना। तो सारी पॉसिबिलिटीज बिल्कुल वैसी हैं, ट्रीटमेंट जो सेम है, ठीक है। क्या भाई वो देख लेते हैं, अगर तो बाद में देखते हैं। ये सवाल समझ आ गया? एक अगर तो मैंने कर लिया है, अब एक मगर मैं कर देता हूं, बट लेट मी पी द पानी। अच्छा जी, ये देखें, ये नोट कर लिया है सबने, वर्किंग तो नोटेड है ना। अब वर्किंग को थोड़ा चेंज कर रहा हूं। रिकवरेबल अमाउंट मिसाल के तौर पे आ जाती 600 रुपए, ये सिचुएशन पे हम खड़े थे, ठीक है। और रिकवरेबल अमाउंट कितनी आ गई, ये देखना। जब हम यहां पे 600 लिखने लगे तो नजर आ रहा है क्या, एसेट को बढ़ाना पड़ेगा, यानी इंपेयरमेंट गेन। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ इंपेयरमेंट गेन, तो कोई इंपेयरमेंट लॉस, या तो इंपेयरमेंट लॉस होता है या कोई इंपेयरमेंट लॉस, कोई इंपेयरमेंट लॉस नहीं आया तो ये अपनी जगह पर कायम रहेगा। यहाँ पे रिकवरेबल अमाउंट नहीं आएगी, रिवाइज्ड बुक वैल्यू पुरानी बुक वैल्यू ही रहेगी और वही आगे चलती रहेगी, ठीक है ना। लेकिन इसको लिख लेने से क्या होगा, इसको लिख लेने से ये होगा कि उसको ये पता लग जाएगा इसने इंपेयरमेंट टेस्ट लगा लिया, ठीक है ना, इस वर्किंग के फॉर्मेट पे। क्लियर है ये बात, समझ आ गई? तो आपने क्या करना है, बुक वैल्यू आ गई, जिस दिन पेमेंट हो रहा है टेस्ट लगाना है उस दिन बुक वैल्यू आ गई। अब सवाल में आपने जाके देखा रिकवरेबल अमाउंट, या आपने खुद निकाली रिकवरेबल अमाउंट, जो रिकवरेबल अमाउंट आई अगर तो वो इस बुक वैल्यू से ज्यादा है तो फिर इंपेयरमेंट गेन तो होता नहीं है। आप उसी बुक वैल्यू पे एज इट इज इधर लिखना और यहाँ पे सिफर लिख देना वर्किंग में जो आपने ऐड की लाइन। और अगर रीवैल्यूड ये रिकवरेबल अमाउंट उस बुक वैल्यू से कम हो रही हो तो फिर उसको कम तो करना पड़ेगा, तो रिवाइज बुक वैल्यू यहाँ पे लिखोगे, इंपेयरमेंट लॉस यहाँ पे निकल आएगा, जैसे हमने थोड़ी देर पहले किया था, ठीक है, सही है। बस जी, हाँ, सब नोट की तरफ आते हैं। अच्छा जी, अब चेंज इन एस्टीमेट का सब नोट बनाना भूल गए थे हम पहले पेपर में, पहले टेस्ट में, ठीक है ना। तो एक तो वो बना लेते हैं, और दूसरे के सोल्यूशन में मैं खुद बनाना भूल गया हूँ, तो वो आप लोग बना लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, कल उसको डिस्कस भी कर लूंगा मैं। चेंज इन एस्टीमेट का जो नोट है वो बहुत आसान नोट है।
एस्टीमेट में चेंज आया है किस एसेट के? कंप्यूटर के। कंप्यूटर के अंदर एस्टीमेट में चेंज आया, बोलो। कंप्यूटर में ये इसलिए तो स्ट्रेट लाइन वाला रेट दिया हुआ था, वरना अगर रिड्यूसिंग बैलेंस पे ही हमने डेप्रिशिएट करना था तो सवाल में बस कह देता पहले स्ट्रेट लाइन था, अब रिड्यूसिंग बैलेंस हो गया, क्योंकि हमने तो साल के एंड वही लगाना था। लेकिन ये दिया ही किस लिए हुआ था? ताकि आप चेंज इन एस्टीमेट का नोट बना सकें। पुराने वाले रेट और नए वाले रेट का एक मिसाल से समझाता हूं, पहले इस तरफ बाद में आते हैं। तो पिछली क्लास अभी चेंज इन एस्टीमेट पढ़ा ना, इंट्रो प्लस R1 वालों ने, उधर से मिसाल देने में आ गई। चलो, एक एसेट है, उसकी लाइफ कितनी? 4 साल है, ठीक है। कॉस्ट है इसकी 100 रुपया, ठीक है, और लाइफ है इसकी 4 साल, तो 25-25 रुपए करके इसने क्या होना है? डेप्रीशिएट। पहले साल 25 डेप्रीशिएट हुआ, 5 साल कर लो, 20 कर लो। ये हमने 100 रुपए का खरीदा, ठीक है, लाइफ इसकी 5 साल है, तो हर साल 20-20 रुपए डेप्रीशिएट होना है। 20 डेप्रीशिएट हुआ, 80 पड़ा था, फिर 20 डेप्रीशिएट हुआ, अब क्या कितना पड़ा हुआ है? 60। अब इस दिन ये 60 पे पड़ा है, और हम कहते हैं कि ये ईयर 1 था, इसकी जिंदगी ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 और ईयर 5। अब यहां पे ये 60 पड़ा है। चेंज एस्टिमेट की काउंटिंग आपको पता है, देखो ना, पॉसिबिलिटी क्या थी कि हम इस 60 को, ये जो 100 था उसको ऐसे ही हमने एस्टिमेट में चेंज किया कि हमने कहा जी अब इसकी जिंदगी कितनी रह गई है? 4 साल टोटल, मतलब अब ये साल इसकी जिंदगी से निकल गया। अब पॉसिबिलिटीज क्या थी? पॉसिबिलिटीज ये थी कि हम उसी 100 को उसी तरह से ओरिजिनल कॉस्ट को ओरिजिनल लाइफ पे डेप्रिशिएट करते हुए चले आते, ठीक है। तो क्या होता? -20, 40 बचता, -20, अब लाइफ खत्म हो जाती, एसेट फिर भी पड़ा होता। इसका मतलब ये काम, कौन सा काम? 100, यहां पे क्या किया था? ये क्या किया था? 100/5। ये काम अगर एस्टीमेट चेंज के बाद करें तो सही नहीं। ये तो ऑप्शन गया। दूसरा ऑप्शन ये था कि चलो जी ठीक है, हम उस 100 को ही रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड कर देते हैं। अब इससे क्या होता? 50 और 50 आता। अब 60 का एसेट है, 100 डेप्रीशिएट हो रहा है, ये भी नहीं हो सकता था। तो फिर अल्टीमेटली हम इस नतीजे पे पहुंचे थे कि हम डेट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट वाले दिन की बुक वैल्यू को रिमेनिंग लाइफ पे ही किया था हमने, ठीक है। तो बोलो 60/, चलो लिख लो यार, ये लो 60/2, 30 और 30, ठीक है। ये समझ आ गई बात? ये सही हो गया। अब मैं जरा इसको मिटाकर जो बात मकसद की उस पर जाने लगा, ठीक है ना। तो ये हमने काम किया था। अब अगर एस्टीमेट में चेंज ना आता तो ये मामला था, ठीक है। लेकिन जब एस्टीमेट में चेंज आया, देखें एस्टीमेट चेंज से पहले को हम नहीं छेड़ते। IAS 8 में हम पढ़ेंगे, अगर पॉलिसी में चेंज आए, नया एस्टीमेट, अब नया स्टैंडर्ड आ गया ना इंशाल्लाह पढ़ना है। अगर कोई अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज आए तो पिछले सालों को भी सही करते हैं। अगर कोई पिछले सालों का एरर पकड़ा जाए तो पिछले सालों को भी सही करते हैं। लेकिन अगर एस्टीमेट में चेंज आए तो जो पहले हो गया सो हो गया, उसको नहीं छेड़ते, अपने करंट ईयर और फ्यूचर ईयर्स को सही कर लेते हैं। तो जो करंट और फ्यूचर को सही करना, इसे कहते हैं प्रोस्पेक्टिव चेंज, IAS 8 में पढ़ेंगे। और पिछले सालों को सही करना वहीं पे पढ़ेंगे, रिट्रोस्पेक्टिव चेंज उसको कहते हैं, ठीक है ना। बात मतलब जा रही है। अब अगर एस्टीमेट में चेंज ना आता तो यहां पर आप कहां खड़े? ये आप खड़े, ये देख रहे हैं आप, ये आप है, ये इस तीर के ऊपर। अच्छा जी अगर एस्टीमेट में चेंज ना आता तो अगले 3 साल में कितनी डेप्रिसिएशन होती? 60 रुपए की। अब एस्टीमेट में चेंज आ गया, ये जिंदगी से साल निकल गया, आपने 60 बटा, ये जो 60 पड़ा था इसको बटा 2 किया तो डेप्रिसिएशन क्या आ गई? 30 और 30। तो भाई देखो अल्टीमेटली एसेट तो 60 से ही डेप्रिशिएट हो रहा है। गौर करो, एसेट तो 60 से ही डेप्रिशिएट हो रहा है। ये वर्किंग, ये सब नोट बन रहा है, चेंज एस्टीमेट का सब नोट। IAS 8 में दोबारा रिवाइज करेंगे फिर इंशाल्लाह, लेकिन यहां बना रहा हूं, वहां पे थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए ध्यान से देख लो इधर, ठीक है। क्योंकि बनना इसने यहीं पे होता है जहां पे आपको नजर आने लगा है, PPE के नीचे। अब देखो यहां आप खड़े हो, यहां खड़े होकर आप कहते हो जी इस एसेट ने 60 रुपए डेप्रिशिएट होना था अगले 3 साल में, लाइफ बदल गई तो अभी 60 ही, जो उसकी कॉस्ट है वही जानी है ना, 40 पहले जा चुकी थी, अब बाकी 60 नहीं डेप्रिशिएट होना है। तो 60 की डेप्रिशिएशन होनी थी फ्यूचर ईयर्स में, 60 की डेप्रिशिएशन ही है फ्यूचर ईयर्स में। फर्क क्या पड़ा है? फर्क ये पड़ा है कि हमारे करंट ईयर में
डेप्रीसिएशन 10 रुपए से बढ़ी है, जिस वजह से प्रॉफिट 10 से कम हुआ, और हमारे फ्यूचर ईयर्स की डेप्रीसिएशन 40 की बजाय 30 हो गई। ये देखो 40 की बजाय 30 हो गई, तो फ्यूचर ईयर्स में डेप्रीसिएशन 10 से कम हो गई है। अल्टीमेटली तो 60 ही डेप्रीशिएट हुआ ना। ये बात समझे हो? ये बात पक्की समझ आ गई? पक्की समझ किसको समझ नहीं आई? मैं दोबारा करनी है लेकिन फिर भी मुझे बताओ किसको अभी तक समझ नहीं आई। सब ध्यान करो जरा, थोड़ा ध्यान और हो जाए। चेंज इन एस्टीमेट आया ना, आता तो डेप्रिसिएशन कितनी होनी थी? 20 20 20। ऐसा ही है, अगर चेंज हो गई, एस्टीमेट के अंदर चेंज आ गया तो डेप्रिसिएशन चेंज हो गई, तो भी डेप्रिसिएशन 60 की आ रही है ना। फर्क पड़ा है सिर्फ पैटर्न में। पहले हमारे इस साल में भी 20 होनी थी, ये नोट बनाते हुए ना, करंट ईयर अलग सोच लेते होते हैं और फ्यूचर ईयर्स जितने बचे हैं वो अलग सोच लेते हैं, ठीक है ना। अब अगर एस्टीमेट में चेंज ना आता तो हमारे करंट ईयर की डेप्रिसिएशन कितनी थी? 20, और फ्यूचर ईयर्स की 40। एस्टीमेट में चेंज आया, करंट ईयर की डेप्रिसिएशन कितनी हो गई? 30। 10 से बढ़ गई, लेकिन फ्यूचर ईयर्स की कितनी रह गई? 30। 10 से कम हो गई, ठीक है ना। तो बस यही इसका नोट होता है, ठीक है। हम क्या बताएंगे, हम यूजर को यूं बताएंगे, इधर देखें, ये बताया हो मैंने, अब क्या दोबारा बताना। ये देखें करंट ईयर में क्या हुआ। ओहो, ये तो दूसरा सवाल है, इधर इस सवाल का बनाते हैं जी। इधर वर्किंग करिए, एक छोटी सी वर्किंग किया करेंगे, ठीक है। वर्किंग क्या होगी? बोलो भाई बोलो। करंट ईयर में बोलो बोलो बोलो। डेप्रीसिएशन डिक्रीज, यूं कर लो, हाँ इंक्रीज है, ठीक है। करंट ईयर में क्या हुआ जी? डेप्रीसिएशन, वर्किंग है ना हमारी, जैसे मर्जी कर ले। डेप्रिसिएशन इंक्रीज, तीर लगा लो। डेप्रिसिएशन इंक्रीज बाय 10, इंक्रीज हो गई 10 से, तो प्रॉफिट इसकी वजह से प्रॉफिट 10 से, ये जो डॉट डॉट ही लगे जा रहे हैं, प्रॉफिट डिक्रीज हो गया 10 से, ठीक है। लेकिन फ्यूचर ईयर्स बाकी सारे साल में देखें तो क्या हो रहा है? डेप्रीसिएशन कम हो रही है 10 से और प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं। तो मकसद कहने का यह है कि सिर्फ हमारे पैटर्न के बदलने की वजह से इस साल थोड़ा सा एक्सपेंस बढ़ गया है, लेकिन अल्टीमेटली फ्यूचर में फिर उतना, फ्यूचर ईयर्स में उसका उतना कम, ठीक है ना। क्योंकि असल में बात यह है कि 60 ही बचा था डेप्रिसिएट होने के लिए। 3 साल पे भी उसी ने होना था, 2 साल पे भी उसी नहीं होना है, ठीक है ना। अच्छा, अब ये वर्किंग बना के नहीं, ये तो समझाने के लिए था, ये वर्किंग बना के हम ये सब नोट नहीं बनाया करेंगे, तो बहुत मुश्किल काम है। इसका शॉर्टकट क्या है? करंट ईयर तो आसानी से समझ आता है ना। करंट ईयर में हम क्या कहेंगे? अगर पुराना रेट होता है, जैसे आपका सवाल है, कंप्यूटर की कॉस्ट इंटू 33.3333%, तो डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे। और अगर जो हमने अब रेट कर दिया है उससे डेप्रिसिएशन जो आई है वो लिखेंगे, अब दोनों में फर्क देखेंगे। अगर तो डेप्रिसिएशन बढ़ रही है तो हम कहेंगे करंट ईयर में डेप्रिसिएशन इतने से बढ़ेगी, प्रॉफिट इतने से कम होगा, और उसी का उलट इधर लिख देंगे। कभी गलत हो ही नहीं सकता, अनलेस कि रेजिडुअल वैल्यू आ जाए सवाल में, वो IAS 8 में दिखाऊंगा, ठीक है। वो क्वेश्चन IAS 8 में करेंगे, फिलहाल इतना हजम कर लो। ये बात समझ आई है, ठीक है। तो चेंज इन एस्टीमेट का सब नोट बहुत आसान है, समझना जरा मुश्किल होता है, वो समझ आ गई। अब यहां पे खड़े हैं, ये हमारा करंट ईयर है, यहां चेंज एस्टीमेट आया, जिधर भी मर्जी आया इस साल में, हमने तो यहां से इफेक्टिव लेना है ना। अब इस साल जब डेप्रिसिएशन निकालने लगेंगे, हम क्या कहेंगे? यार एस्टीमेट चेंज ना होता तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना आता? 20 का। एस्टीमेट चेंज की वजह से ये बढ़ गया है, अब इस साल में बढ़ा है, तो गौर करो अगले 2 साल जो फ्यूचर ईयर्स कितने भी हो सकते हैं, उनमें 40 होना था, वो भी तो 30 हो गया। तो एग्जैक्ट अमाउंट, क्योंकि 60 ही है, वो पानी का जग एक ही है, उसमें से 60 पड़ा है, 100 था ना, 100 ही निकलना है ना। 100 का एसिड है, 150 थोड़ी डेप्रिसिएट हो सकता है, नहीं, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे? अपने करंट ईयर में कंपैरिजन करेंगे, और अगर तो 10 से डेप्रिसिएशन बढ़ रही है तो फ्यूचर में कंफर्म है 10 से कम हो जाएगी। फ्यूचर कितने साल है, और अगर यहां पे जो है वो कम हो जाती, जितनी कम होती फ्यूचर में उतनी लाइफ बढ़ भी तो सकती थी। 5 से 6 साल हो जाती तो वो 20 की बजाय शायद 15 होता, तो फिर इस साल में 5 कम होती तो अगले सालों में मिलाकर 5 ज्यादा हो जानी थी। तो ये सारी डिस्कशन से सिर्फ इतनी सी बात निकलती है, सादा बात। करंट ईयर को देख लोगे जिसमें खड़े हो, करंट ईयर में अगर डेप्रिसिएशन चेंज की वजह से बढ़ी है तो फ्यूचर में उसका बिल्कुल उलट लिख लो, आंखें बंद करके लिख लो। रेजिडुअल वैल्यू की वजह से थोड़ा सा एक वर्किंग में थोड़ा ट्विस्ट आएगा, पर वो IAS 8 में पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, फिलहाल नहीं, फिलहाल बेसिक नोट बनाना सीख लो, ठीक है। तो करंट ईयर में खड़े होकर देखोगे, अगर डेप्रिसिएशन बढ़ी है तो फ्यूचर ईयर्स में बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर डेप्रिसिएशन कम कर दो, ठीक है। और डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट प्रॉफिट पे आपको देखना तो आता ही, ठीक हो गया। ये हो गई हमारी एग्जांपल। हमारी एग्जांपल में ये नोट बन गया, ठीक है ना। हम क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि अंग्रेजी पढ़ा देता हूं, हम कहेंगे ड्यूरिंग 2000 ईयर 3, ठीक है, एस्टीमेट देयर इज एन एस्टीमेट चेंज एंड यूजफुल लाइफ हैज बीन चेंज फ्रॉम 3 years to 2 years, या टोटल लिखना टोटल लिख दो 5 to 4 years, लिखना ही है ना, ठीक है। उसका इफेक्ट क्या है आगे लिखोगे? द इफेक्ट ऑफ दिस चेंज इज एज फॉलोज, प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर हैज डिक्रीज्ड बाय 10 रुपीज।
अगली लाइन लिखोगे प्रॉफिट ऑफ फ्यूचर ईयर्स इंक्रीज बाय 10 रुपीज, बस रेफरेंस दे दोगे अपनी वर्किंग। ठीक है, बात समझे? मुश्किल क्या आसान? समझ इसी से आई है, यहां से शायद समझ ना आ जाए। चलो अब अपने सवाल पे चलते हैं। हमारे सवाल में देखो तो स्ट्रेट लाइन मेथड था 33, बोलो थोड़ा सा और, मेरी वर्किंग बीच में चली गई, गुजारा करो, आप लोगों के पास पेपर्स हैं जी। स्ट्रेट लाइन हुआ करता था कंप्यूटर पे 33.33% होता था, मैं उसको नहीं मिटाता, ठीक है, मैं इधर नहीं वर्किंग कर लूंगा, नो इशू। ये रेट होता था और सारा सवाल सामने है। अच्छा, ये स्ट्रेट लाइन होता था किस पे? कंप्यूटर किधर है? ये, ठीक है। अब वो कह रहा है पॉइंट 4 में, यकम जनवरी इस साल के ड्यूरिंग 15 यकम जनवरी इट वाज डिसाइडेड टू चेंज मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्शन ऑन कंप्यूटर फ्रॉम एग्जिस्टिंग मेथड टू 40% रिड्यूसिंग बैलेंस। अब पहले तो एग्जिस्टिंग वाली डेप्रिसिएशन लिख लोगे, वर्किंग की आपने एग्जिस्टिंग। अब एग्जिस्टिंग डेप्रिसिएशन कहां से निकलेगी? तो यार वो आपने कर रखी है वर्किंग, वो वर्किंग आपके सवाल में होगी, मैंने इसीलिए कहा कि वो पहले बता दो। अपना वो सॉल्यूशन ओपन करो, जब मैंने टेस्ट 1 डिस्कस किया था, मैंने सवाल क्लास में कराया था, ओपन करो, शाबाश शाबाश, सारों के पास होगा। इधर देखो, कंप्यूटर इक्विपमेंट पे डेप्रिसिएशन 1,12,000 पे 40% लगा था, कितना आया था? 44,800। डिडक्शन ऑलरेडी निकली है ना, ये आपने सवाल में निकाली थी एस्टीमेट चेंज होने के बाद। तो एग्जिस्टिंग डेप्रिसिएशन जो अब डेप्रिसिएशन है, ठीक है, वो कितनी है? 44,800। ठीक हो गया, कहानी खत्म, कहानी खत्म। अब अगर ये क्या है जी? आफ्टर चेंज, ठीक है ना, आफ्टर चेंज जो एग्जिस्टिंग डेप्रिसिएशन है, अगर ये चेंज ना आती तो हम स्ट्रेट लाइन मेथड इसके ऊपर 33% लगाते हैं। तो ओल्ड डेप्रिसिएशन 617,800 इंटू 33.33%, बोलो 2059। ये ठीक है। अब मुझे बताओ, हमारे एस्टीमेट में चेंज आने की वजह से, ना एस्टीमेट चेंज आता तो डेप्शन इस साल की कितनी होती? कुछ ज्यादा नहीं हो गई? कुछ ज्यादा नहीं हो गई? अच्छा, अब इसको रोकना पड़ेगा थोड़ा सा, मैंने इसीलिए उस सवाल को समझा दिया अलग एग्जांपल से। क्या मतलब? भाई एसेट 505 800 ऑलरेडी डेप्रिशिएट हो चुका है, ठीक है ना। अब ये मजीद डेप्रिशिएट कितना हो सकता है? मैक्सिमम 617 800 ही हो सकता है ना। तो फुली डेप्रिशिएट हो जाना है पूरी, ये तो नेगेटिव डेप्रिसिएशन बन जाएगी, ठीक है ना। तो मसला ये है कि ये अगर रेट लगाते हैं तो डेप्रिसिएशन तो कॉस्ट से भी ऊपर निकल रही है। तो फिर हम क्या करेंगे? हम कहेंगे जी असल में ना 617 800 कॉस्ट थी, अब रेट लगाते हैं तो वो ज़्यादा के निकल जाएगा। सिर्फ ये कर लो कि कितना रह गया जो डेप्रिशिएट होना था, बताओ, बुक में लियो। हाँ हाँ बताओ, 1,12,000। ये बात समझ आई है? इस सवाल में सिर्फ ये थोड़ा सा मसला था, ये बात कितने बच्चों को समझ नहीं आई? हाँ, ध्यान नहीं था। अब फिर दोबारा सुनो, अभी मैंने आपको एग्जाम्पल करवाई, एग्जाम्पल सिंपल है। डेप्रिसिएशन 20-20 होती, एस्टीमेट चेंज आया तो 30-30 हो गई। हमने सिर्फ करंट ईयर में कहा अगर पुरानी डेप्रिसिएशन अगर पुराने एस्टीमेट पे डेप्रिसिएशन निकलती तो 20 होती, नए की वजह से 30 हो गई, तो डेप्रिसिएशन 10 से बढ़ गई। बस करंट ईयर देखना है, फ्यूचर को तो उसके उलट कर देना, वो प्रूव कर चुके हम, ठीक है ना। ये करना है, अगर पुराने एस्टीमेट पे डेप्रिसिएशन होती तो 20 होती, नए एस्टीमेट की वजह से है तो 30 हो गई, तो 10 से बढ़ गई। ये काम करना है ना। अब आ जाओ इधर, अगर पुराने एस्टीमेट के हिसाब से डेप्रिसिएशन होती तो ये होती, ये मानते हो? मानते हो ये बात? ठीक है ना। 617 800 इंटू 33.33% होता ना। अब मसला ये है कि जब आप ये रेट लगाते हो तो डेप्रिसिएशन कितनी आती है? 2 लाख से भी ऊपर। लेकिन एसेट पीछे यूज होता चला आ रहा है और वो 5 लाख रुपए तो डेप्रिशिएट हो चुका है, मैं राउंड करके बोल रहा हूं फिगर, ठीक है ना। तो 6 में से 5 तो डेप्रिशिएट ऑलरेडी हो चुका है, अब मैक्सिमम कितना रह गया है? जो 1 है। तो एसेट दरमियान में अगर फुली डेप्रिशिएट हो जाता तो मैंने सवाल करवाया था आपको, उस साल में जिस साल में फुली डेप्रिशिएट हो रहा था उस साल में उसको ओपनिंग में रखते ही नहीं थे, अलग करके उसको सिर्फ उतनी डेप्रिसिएशन लेते थे जितनी उसकी कॉस्ट बाकी होती थी। तो इसलिए मैंने कहा कॉन्सेप्ट तो ये है, ठीक है। लेकिन मसला क्या है, ये कॉन्सेप्ट से अगर डेप्रिसिएशन निकालें तो वो डेप्रिसिएशन तो कितनी बन जाती है बताओ आंसर? 20 ये। अब इसमें ऐड करो जो ऑलरेडी डेप्रिशिएट हो चुकी है, कितना? 10 यार नहीं यार 505 यार कौन लोगो तुसी यार, कौन सी कैलकुलेशन करते हो यार, दिमाग खराब करते हो मेरा।
711 अब मुझे बताओ, एक एसिड की कॉस्ट 617 थी, वो 711 डेप्रिसिएट होगा, ये पॉसिबल है। इसलिए हमने ये जो इससे निकलने वाली डेप्रिसिएशन थी, ये इसको हमने क्या कर दिया, माजरत के साथ इग्नोर। क्यों? क्योंकि इस साल में शायद ये फुली डेप्रिशिएट हो रहा है ना, तो फिर जो इतनी कॉस्ट इसकी जितनी इसकी बची है बस वही माइनस हो सकती है, ठीक है। तो फिर ये काम हमें करने की जरूरत ना पड़ी। अब हमने कहा यार ये अगर पूरी डेप्रिसिएशन लेना तो ये तो कॉस्ट से भी ऊपर निकल जाता है। मैक्सिमम क्या डेप्रिसिएट हो सकता है, जो बच गया वही, तो 617 800 में से 505 800 माइनस करो, 112, ठीक है, बस सही है ना। अगर स्ट्रेट लाइन ही चलता रहता तो 112 की डेप्रिसिएशन आती इस साल में, क्योंकि इससे ज्यादा तो वो डेप्रिसिएट और फुली डेप्रिसिएट हो जाता, कहानी खत्म हो जाती। अब कितने बच्चों को समझ नहीं आई, मैं फिर समझाने के लिए तैयार हूं, पूछ लो। समझ आ गई सबको? समझ आ गई? अच्छा, जो डबल स्पीड करके सुन रहे हैं ना वो दोबारा सिंगल स्पीड करके सुने, ठीक है, उनको भी समझ आ जाएगी। फॉरवर्ड लगाया होता है मैं ऐसे से चल रहा हूं, ठीक है। अच्छा चलो, ये मुश्किल था ना, अभी क्लास 2 वाला भी बना देते हैं, ठीक है ना। अब जब शुरू होगी बात तो हो गई। अच्छा, अब अगर एस्टीमेट में चेंज ना आता तो कितनी डेप्रिसिएशन आती? 112। एस्टीमेट में चेंज आया, डेप्रिसिएशन कितनी हो गई बोलो? तो मैं यूं कहूंगा कि करंट ईयर में डिक्रीज इन डेप्रिसिएशन है, डिक्रीज इन डेप्रिसिएशन कितना? 67200। ये डिक्रीज इन डेप्रिसिएशन 67200 है। अब ये आंखें बंद करके फ्यूट्यूरे ईयर्स जितने साल हैं, ठीक है, आंखें बंद करके कह दो ये उसके उलट होगा। ये मैं प्रूव कर चुका हूं आसान वाली एग्जांपल में। मुश्किल में बात समझ नहीं आती, मैं अगर वो बात पहले समझा के ना आया तो फिर तुम ऊँट को रिक्शे में बिठाना आसान था, यहां पे आपको समझाना मुश्किल था। समझा दी बात? इसके नंबर मैंने इस टेस्ट में नहीं रखे थे, ठीक है, अगले में नोट बनाए नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने सब नोट उसके नंबर नहीं रखे हुए। क्यों? क्योंकि मैंने आपके साथ ये डिस्कस नहीं किया था, ठीक है ना। अब से ऑनवर्ड्स कभी चेंज एस्टीमेट होगा और उसका सब नोट बनाना है और नंबर भी उसके होंगे, ठीक है। अच्छा, बहरहाल इंक्रीज इन डेप्रिसिएशन कितनी आ गई जी? 67,200, ठीक है, तो सही है ना, ये बात समझे हो? ये एज इट इज लिख देना उसके उलट। क्यों? ये प्रूव कर चुका हूं मैं इसमें, जो मर्जी कर लो आप, लाइफ बदल के देख लो। यहां पे क्या लग रहा था, चलो चेंज करते हैं, चलो 5 साल जिंदगी थी, ठीक है, बदल के इधर इधर आ जाना यार, अब उधर देखी जा रहे हैं, क्या सदमा हो गया तुझे, इधर आ। एस्टीमेट में चेंज नहीं, जब पुराना एस्टीमेट है तो 20-20 की डेप्रिसिएशन थी, एस्टीमेट में क्या कहा हमने, लाइफ 1 साल कम हो गई है, तो हमने कहा जी ये 30-30 डेप्रिसिएट होगा। इसको बदलते हैं जरा। एस्टीमेट में चेंज क्या आया जी, लाइफ 1 साल बढ़ गई, लाइफ 1 साल गले पड़ गई, ब्लू को मिटाने वाली बात जी। लाइफ 1 साल बढ़ के 6 साल पे चलेगी टोटल। अब 60 को हमें अब डिवाइड करना पड़ेगा 4 पे, तो हर साल डेप्रिसिएशन 15 आएगी, ठीक है। अब करंट ईयर में डेप्रिसिएशन 5 से कम हो गई, लेकिन फ्यूचर में ये 40 होनी थी, 45 हो रही है, ठीक है ना। तो 5 से फ्यूचर में, दोनों एग्जांपल देखे ना हमने, तो इसलिए भाई प्रूवन है ये बात। सिर्फ करंट ईयर निकालो, उसको उल्टा दो, जब तक रेजुअल वैल्यू ना हो कोई मसला नहीं हो। रेजुअल वैल्यू आएगी आइए सेड में, उसको सोचना भी मन है, सोचेगा बच्चा अपनी जिम्मेदारी पे सोचेगा, ठीक है, समझे बात। करंट ईयर को देखो, अगर तो डेप्रिसिएशन बढ़ रही है चेंज की वजह से, तो फ्यूचर में उसी को उल्टा के लिख दो, कानून है। पर अगर करंट ईयर में कम हुई है तो उसी को उल्टा के लिख दो, फ्यूचर में उतना बढ़ना है। समझ आई ये बात? करंट में 5 से डेप्रिसिएशन चेंज की वजह से कम हुई, अब फ्यूचर ईयर्स को देखो तो फ्यूचर में अगर चेंज ना होती तो 40 होती डेप्रिसिएशन, चेंज की वजह से 45 हो गई, तो 5 से बढ़ गई, क्योंकि 60 ही बचा था जिसने डेप्रिशिएट होना था, ठीक है। 2 साल पे कर लो, 3 पे कर लो, 10 पे कर लो, ठीक है। तो कंक्लूडेड बात, जिस करंट ईयर को सुकून से देखोगे, अब देखो ये बदल गया। करंट ईयर में 20 डेप्रिसिएशन होती पुराने एस्टीमेट के हिसाब से, एस्टीमेट बदला तो डेप्रिसिएशन कितनी आई है? 15। भाई ये यहां से लगाया हो ना, यहां से लगा के, ठीक है जी। 15 आई डेप्रिसिएशन, तो 5 से डेप्रिसिएशन कम हो गई, डेप्रिसिएशन 5 से कम हो गई, तो फ्यूचर की डेप्रिसिएशन 5 से, सोचने की जरूरत भी नहीं है, प्रूव कर लिया हमने दोनों तरफ से, ठीक है। और अगली बात तो फिर आपको पता है, डेप्रिसिएशन कम हो तो प्रॉफिट बढ़ता है, वो आप देख लेंगे। अब इस साल पे आए, सवाल पे आगे, ठीक है, जरा मुश्किल था इसमें, ये थोड़ा सा मसला था, बच्चा परेशान हो सकता था। अच्छा होता कि ये डेप्रिसिएशन थोड़ी कम होती तो आप सुकून से 205 यहां लिखते, फिर कहते ये चेंज एस्टीमेट अगर ना होता तो ये डेप्रिसिएशन होती, एस्टीमेट चेंज की वजह से ये आई है, फिर फर्क देखते ज्यादा रिलैक्स रहते। लेकिन आई कैप का सवाल है ना, ठीक है, तो उसने तो मुश्किल ही बनानी थी बात बीच में, तो हमने वो भी सीख लिया, ओके। अच्छा, अब ये 112 कैसे आया है, कितने बच्चों को समझ नहीं आ रही, अभी तक नहीं समझ आ रही। 617 800 पर पुराने एस्टीमेट, स्ट्रेट लाइन मेथड है ना, ऊपर देखा करो आप लोग, जब नीचे देख के कुछ ढूंढते हो ना अपने रजिस्टर्स पे, तो फिर आप खो देते हो बात जो मैं कर रहा हूं, ठीक है ना। मेथड था स्ट्रेट लाइन कंप्यूटर्स पे पुराना 33%, तो स्ट्रेट लाइन में रेट कॉस्ट पे लगता है,
बोलो, मैं राउंड करके बोल रहा हूं। एसेट ऑलरेडी कितना डेप्रिशिएट हो चुका है? 500। टोटल कॉस्ट कितनी है इसकी? 600। मैं राउंड करके बोल रहा हूं, ठीक है ना। अब 600 पे आप अगर 33% लगाओ तो वो आता है 200। 500 ऑलरेडी डेप्रिशिएट हो चुका है, तो मतलब 600 वाली चीज 700 डेप्रिशिएट होगी। ये तो मुमकिन नहीं है, वरना होता यही कि कॉस्ट पे रेट लगाते पुराने वाला और डेप्रिसिएशन लिख लेते। पर मसला यह है कि ये डेप्रिसिएशन लिखें तो जो पहले हो चुकी है इसको ऐड करें तो कॉस्ट से भी ऊपर चला जाता है। तो इसलिए मजबूरन हमें ये नहीं लिख सकते थे। हमने देखना था कि बच ही कितना गया है, क्योंकि इसने फुली डेप्रिशिएट होना है। फुली डेप्रिशिएट वाला सवाल इसीलिए इससे पहले करवाया हुआ था, ठीक है। तो फिर हमने देखा जी इसकी 1,12,000 ही कॉस्ट बची है, मैक्सिमम यही डेप्रिशिएट हो जाती। अगर हम स्ट्रेट लाइन पे होते तो इस साल में ये फुली डेप्रिशिएट होकर बुक वैल्यू इसकी 0 हो जाती। समझो बात? 112 अगर एस्टीमेट चेंज ना होता तो ये डेप्रिसिएशन होती। एस्टीमेट में आ गया चेंज, तो अब डेप्रिसिएशन कितनी हो गई ये हमने कैलकुलेट की हुई है सवाल में। अब दोनों का डिफरेंस देखा तो डेप्रिसिएशन 67,200 से क्या हो रही है हमारे साल में? क्या हुई? डिक्रीज। अगले साल को तो सोचना ही नहीं है, उसको ऑपोजिट करके लिख देंगे, ठीक है। अब करंट ईयर में डिक्रीज हुई डेप्रिसिएशन, जिसकी वजह से प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और फ्यूचर ईयर के इंक्रीज इन डेप्रिसिएशन की वजह से फ्यूचर ईयर के प्रॉफिट्स डिक्रीज हो जाए, ठीक है जी। ये सब नोट है किसका? चेंज इन एस्टीमेट का। चेक करते हैं, वर्किंग देखें पहले। वर्किंग इफेक्ट ऑन प्रॉफिट ड्यू टू चेंज। नजर आ रहा होगा उम्मीद है, नहीं आ रहा तो अखा सही कराओ। असल में आप बीच में चला के देखो जी, इधर देखो 61,225 की डेप्रिसिएशन हमने, ये डेप्रिसिएशन क्या है? करंट ईयर की डेप्रिसिएशन 61,225। इधर क्या ये पता नहीं क्या है, ये कुछ गड़बड़ है। एनीवेज 1,12,000 आपने मुझे ये गलत लिखवाया होगा ना, ये फिगर गलत लिखवा दी होगी। 1,12,000 हमारी पुरानी डेप्रिसिएशन। अगर एसेट ना एस्टीमेट में चेंज आता तो एसेट की डेप्रिसिएशन क्या होती? 112, ठीक है। चेंज की वजह से डेप्रिसिएशन कितनी आई है ये आपने पता नहीं मुझे कहां से लिखवाया। मैंने वर्किंग से लिया है, आपकी वर्किंग में क्या है? 52 है। 50 हाँ, बुक वैल्यू के ऊपर आपने रेट लगाया। चलो बताओ भाई बताओ, ये फिगर गलत होगी। ये आपने अपनी वर्किंग में देख के बतानी थी मुझे, तो फिर इसको सही कर लेंगे भाई, इसको सही कर लेना सब नोट को टेस्ट मान के जी। इसके नंबर नहीं थे। सर अब मुझे दिखा दें कोई बच्चा वर्किंग जो हमने की थी, तुमने तो टेस्ट में की हुई है भाई, सही है मेरी 112 बिल्कुल सही है। 40% यही आता है 44,000। अब भाई इसको सही कर लेना, टेस्ट 1 में इस वर्किंग को सही कर लेना जी। अब इसको मैं सही कर रहा हूं, आप भी सही कर लो। ये ओल्ड है और 44,800 ये है आफ्टर चेंज इन एस्टीमेट, ठीक है जी। बहरहाल 112 डेप्रिसिएशन होती, आ गई 44,800, तो डेप्रिसिएशन में डिक्रीज है, और वो डिक्रीज कितना है? 67,200। फिर भाई सही कर लो, ठीक है। 67,200, तो फिर अगले सालों में यही 67,200 से इंक्रीज आ जाएगा, बस सोचना नहीं, ठीक है। ये फिगर सही हो जाएगी भाई, ओके, ठीक है जी। अब ये वर्किंग है, इसमें क्या बताया गया है? इसमें ये बताया गया कि डेप्रिसिएशन डिक्रीज हो रही है चेंज की वजह से करंट ईयर में, कितने से? 67,200 से, जिस वजह से प्रॉफिट इस साल का बढ़ जाएगा। सादा सी बात है, ठीक है। और फ्यूचर ईयर्स में इतनी डेप्रिसिएशन इंक्रीज हो जाएगी प्रॉफिट इस वजह से। अब चलते हैं अपने मेन नोट पे। ये तो वर्किंग थी, मेन नोट में इसको कैसे दिखाएंगे? बहुत सिंपल, अंग्रेजी लिख देंगे। ड्यूरिंग द ईयर मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर इज चेंज फ्रॉम स्ट्रेट लाइन टू रिड्यूसिंग बैलेंस। द इफेक्ट ऑफ चेंज इन एस्टिमेट इज एज फॉलोज: इंक्रीज इन करंट ईयर प्रॉफिट्स 67,200, डिक्रीज इन फ्यूचर ईयर प्रॉफिट्स 67,200, ठीक है जी। क्लियर है और सही है? ये फिगर सही कर लेना, समझ आ गई? ये बहुत ही मुश्किल सब नोट था, आसान वाला बना लेते हैं। पिक्चर लेनी है, जल्दी करो, कितना टाइम नहीं बनता था इसका। वैसे मैंने तो आज सोचा था बोरिंग कॉस्ट शुरू करेंगे। IAS 23 करना था, IAS 36 थोड़ा सा पढ़ के फिर एंड पे। होमवर्क कैसे दूं अगर पढ़ाऊंगा? अच्छा जी सुने, ये मैं डाल रहा हूं, अब साथ वालों से ले लेना भाई जिन्होंने लेना। यार अब ऐसी बात नहीं बताते होते किसी। अच्छा जी,
अब आते हैं अपने टेस्ट 2 पे। टेस्ट 2 में भी क्या आया जी, एस्टीमेट में चेंज आया है, ठीक है। अच्छा, अब ये नोट हम पहली बार बनाएंगे, ये बना हुआ नहीं है, सब नोट यहां बनाएंगे, ठीक है जी। अब बनाया हुआ है, वाह मैंने बनाया हुआ है, मुझे लगा शायद मैं नहीं बनाया, बहरहाल हम तो अपना काम करेंगे जी। प्लांट में एस्टीमेट में चेंज आया है, ठीक है। इधर देखो, प्लांट स्ट्रेट लाइन मेथड 25 साल था, ठीक है। तो पहले ओल्ड डेप्रीसिएशन यानी बिफोर चेंज वो निकाल लेते हैं, आसान सा काम है जी। 475 डिवाइडेड बाय 25 जी कितनी होती? 19। इसमें तो मसला नहीं है ना, फुली डेप्रीशिएट होने वाला। लो अब सुकून से समझ आएगी ये बात, ठीक है। 475 बटा 25 ये आ गया जनाब 19। अब एस्टीमेट में चेंज आया तो न्यू या रिवाइज डेप्रीसिएशन इधर लिखूं तो इसके ऊपर लिख दूं, ओके। ओल्ड डेप्रीसिएशन बिफोर चेंज, ये आई हमारे पास कैसे जी? 475 डिवाइडेड बाय 90, ठीक है। अब ड्यूरिंग 17 OL हैज, अगर ना चेंज इन एस्टीमेट आता तो हर साल यही चलता ना, रिवैल्यूएशन इस पे है नहीं, इंपेयरमेंट ईयर एंड पे है, इसलिए ये 17 तक ये मामला रहना था, ठीक है ना। लेकिन कहता है नहीं, 17 में तो चेंज हो गया और चेंज इफेक्टिव फ्रॉम डे 1 लेते हैं, और डेप्रिसिएशन मेथड ऑफ प्लांट जो है स्ट्रेट लाइन से रिड्यूसिंग बैलेंस पे हो गया, न्यू रेट है 10%, तो न्यू डेप्रीसिएशन आफ्टर चेंज इन एस्टीमेट ये आपने निकाल ली थी, ये फिर मुझे बता दो। चलो ठीक है जी, कर लेते हैं। 360 मल्टीप्लाइड बाय, ये आपकी वो वर्किंग जो थी ना, वर्किंग उसमें ये हुआ पड़ा था। वर्किंग नंबर क्या था भला? वर्किंग 5 थी, 5 थी, ये लो, ठीक है जी। वर्किंग 5 पे आपने वो इंपेयरमेंट से पहले जो काम किया था जी, कितना आया? अब देखो भाई बताओ, अगर एस्टीमेट में चेंज ना आता तो डेप्शन हुआ करती 19, लेकिन एस्टीमेट में चेंज आया, डेप्शन 36 पे, तो बढ़ गई। इंक्रीज इन डेप्रीसिएशन कितना? 17। इंक्रीज इन डेप्रीसिएशन ऑफ करंट ईयर 17 है, ठीक है। तो अगली बात एज इट इज आपने लिख दिया, डिक्रीज इन डेप्रीसिएशन ऑफ फ्यूचर ईयर्स 17, ठीक है। अब नोट में क्या लिखोगे? अंग्रेजियां मारोगे, ठीक है, वही अंग्रेजियां जो पहले मारी कि ड्यूरिंग द ईयर एस्टीमेट में चेंज आया है, रेट स्ट्रेट लाइन से रिड्यूसिंग बैलेंस पे चला गया है, और उसका इफेक्ट ये है इंक्रीज इन डेप्रीसिएशन अगर बढ़े तो प्रॉफिट ने क्या होना है? कम। तो आप यूं लिखोगे डिक्रीज, यानी कि पिछले सवाल में पहले इंक्रीज आया था फिर डिक्रीज, इसमें पहले डिक्रीज है फिर इंक्रीज जी। डिक्रीज इन प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर बाय 17 और इंक्रीज इन प्रॉफिट ऑफ फ्यूचर ईयर्स बाय 17। मुश्किल या आसान? आसान है, ठीक है। तो बस करना ये, इस साल पुराने एस्टीमेट की डेप्शन निकालनी है और इस साल नए की तो आपने निकाली होती है, दोनों कंपेयर करना है। अगर करंट ईयर में डेप्शन का इंपैक्ट बढ़ना है तो फ्यूचर ईयर्स में उसको कम करना, प्रूव कर चुका हूं, इसलिए आप सोचना बंद, बस लिख लिया करो एज इट इज उल्टा के, ठीक है। सब नोट के अंदर जाके क्या करोगे? अंग्रेजियां मारोगे ऐसे, चेंज एस्टीमेट ड्यूरिंग 17 डेप्शन मेथड ऑफ प्लांट वाज चेंज फ्रॉम स्ट्रेट लाइन टू रिड्यूसिंग बैलेंस, द न्यू डेप्शन rate would be 10% ड्यू टू अबव चेंज डेप्शन फॉर द करंट ईयर हैज इंक्रीज्ड वेयर एज प्रॉफिट फॉर द ईयर हैज डिक्रीज्ड बाय 20 मिलियन। और वो 20 कह रहे हैं, हम 17 कह रहे हैं, क्या वजह है? 16 डेप्शन, उसको छोड़े, कैलकुलेशन मिस्टेक आई थिंक है, ये इसमें चेक नहीं ना कि मैंने ब्लैक कर दिया था। आपने इसको बनाना है, ठीक है। क्या करना है? मैं भी इनको अपडेट कर दूंगा, भाई सब अपडेट कर देंगे, मैं इनको बता दिया, ठीक है ना। ये फिगर्स आ गई, कोई मसला तो नहीं है इसमें, कोई ऐसा मसला? 36 इंटू 10% तो ठीक है, लेकिन ये 360 बटा 23 क्यों हुआ पड़ा है? कोई रिवैल्यू तो नहीं होती पहले? 360 इंपेयरमेंट के बाद की डेप्शन ली गई है। पहले एस्टीमेट चेंज हमने किया है या पहले हमने इंपेयरमेंट की है? तो फिर ठीक कह रहे हैं ना वो लोग, ठीक है जी। 400 की बजाय 360 इंपेयरमेंट पहले हुई है, ठीक है। उसके बाद फिर आपने डेप्रिशिएट किया ना, तो आपने ये 36 की डेप्शन निकाली थी इंपेयरमेंट के बाद,
ये इम्पेयरमेंट से पहले वाली थी, दोनों एक जैसे रखो, ठीक है ना। असल में सवाल कंटिन्यूटी में जब हो रहा था तो सारी चीजें मुझे भी याद होती हैं। कल वाली बात भूल गई थी। 360/23। अगर चेंज एस्टीमेट ना आता तो इंपेयरमेंट के बाद क्या करते होते हैं, रिवाइज बुक वैल्यू को रिमेनिंग लाइफ में डेप्रिशिएट करते हैं। यही काम किया, बताओ 16, ठीक है जी। फिर 36, तो फर्क कितना पड़ा, 20, ठीक है। अच्छा, अब ये इतना अच्छा नोट नहीं बना हुआ। जो नोट मैंने टेस्ट 1 के अंदर बनाया ना वो इस तरह बनाया, पिछला वाले बस ऐसे लिखा दिया। जो इस दफा नोट बनाया है टेस्ट 1 में, उसकी फिगर जो सही करके अपडेट कर देंगे। आपने उसी तरह का नोट इसके लिए भी प्यारा सा बनाना है। तो जब सब नोट बनाना पड़े चेंज एस्टीमेट का, तो एक छोटी सी वर्किंग करोगे पहले। वर्किंग में ओल्ड डेप्रिसिएशन और रिवाइज डेप्रिसिएशन दोनों का फर्क लोगे। अगर इंक्रीज हो रही है करंट ईयर में तो फ्यूचर को डिक्रीज, और अगर डिक्रीज हो रही है करंट ईयर में फ्यूचर को इंक्रीज, और डेफिसिट का इंपैक्ट प्रॉफिट पे लिख के बताना है नोट के अंदर। बस ये कहानी है, ठीक है जी। अच्छा जी, एक तो होमवर्क ये है आपके सामने साइंटिफिक फार्मा, ठीक है। इस सवाल को कर लीजिएगा, आसान सवाल है। उसके बाद जरा थ्योरी को जल्दी से देख लेते हैं। अच्छा जी, ये आपने पढ़ लिया था फ्यूचर कैश, आई 36 में वापस आ गए, ठीक है जी। फ्यूचर कैश फ्लोज में, फ्यूचर कैश फ्लोज को वैल्यू यूज में लेते हैं, बोलो लेते हैं भाई। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट आज का होमवर्क है। ये टेस्ट 1 के क्वेश्चन में और टेस्ट 2 के नोट वाले क्वेश्चन में आपने चेंज इन एस्टीमेट का नोट बनाने हैं, ठीक है। वो दोनों नोट बना के आइएगा और आपने अपडेट करके मुझे चेक करवाने हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे वर्किंग्स की, आपने नोट भी ऊपर लिखना है। जैसे टेस्ट 1 में नोट बना हुआ है ना, उसकी सिर्फ फिगर सही होनी है, उसकी वर्किंग थोड़ी देर पहले आपने देखी थी, ठीक है ना। और जो टेस्ट 2 है उसमें उस जैसा एज इट इज नोट आपने बनाना है और वही मुझे दिखा देना है। फिर वो बच्चों को दोबारा अपलोड कर देंगे ऑनलाइन वालों को, ठीक है ना। ये तो खुद ही बना के भी आएंगे, चलो इनको देख भी लूंगा। अच्छा जी, फ्यूचर कैश फ्लोज इन वैल्यू इन यूज। हम वैल्यू इन यूज निकालने के लिए फ्यूचर कैश फ्लोज को डेप्रिशिएट का उसको प्रेजेंट वैल्यू पे लाते हैं ना, डेप्रिशिएट उसको प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आते हैं। बोलो अब फ्यूचर कैश फ्लोज में कौन कौन से कैश फ्लोज आने चाहिए, कौन कौन से नहीं आने चाहिए, इसकी डिस्कशन एग्जांपल में हमने कर ली थी। लेकिन एक नजर आपने इसको पढ़ना था, पढ़ा था। क्या कुछ आ सकता है, कैश इनफ्लोज फ्रॉम कंटिन्यूइंग यूज, कैश आउटफ्लोज दैट आर नेसेसरी टू जनरेट इनफ्लोज फ्रॉम यूज और नेट डिस्पोजल प्रोसीड। क्या कह रहे हैं, कंटिन्यूइंग यूज से जो इनफ्लोज आएंगे एसेट के, कंटिन्यूइंग यूज से जो इनफ्लोज आएंगे, और उस एसेट को यूज करने के लिए जो आउटफ्लोज हो, ये रेलेवेंट है। इसीलिए तो हमने लोन की प्रिंसिपल अमाउंट या इंटरेस्ट पे करने को ये नहीं कहा था कि ये एसेट को यूज करने का कैश फ्लो है, ठीक है। टैक्स को भी हमने यही कहा था। हमने अपग्रेड को भी क्या कहा था, भाई ये वाले एसेट को यूज करने का खर्चा नहीं है, इस एसेट के ऊपर कुछ अपग्रेड करके फिर उसके ऊपर से एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी कमा रहे ना, ना ना भी ना, ये उस एसेट के कैश फ्लो के अंदर नहीं आता, ठीक है। लेकिन बाकी सारा कुछ ऑपरेशनल कॉस्ट टोटल लग रहा है, मेंटेनेंस हो रही है, ओवरऑलिंग हो रही है, इन सबको हमने क्या कहा था, ये एसेट को यूज करने के लिए, यानी उस एसेट को यूज करके जो कैश इनफ्लोज लेने हैं वो यूज करने पर जो आउटफ्लोज लग रहे हैं वो रेलेवेंट है, ठीक है। और ये दो चीजें हो गई, इनफ्लोज और आउटफ्लो कौन से जी, कंटिन्यूइंग यूज से आने वाले इनफ्लोज और फिर उस यूज के लिए किए जाने वाले आउटफ्लोज, ये दो चीजें हो गई। और तीसरी चीज थी नेट डिस्पोजल प्रोसीड्स एट द एंड ऑफ लाइफ, जो एंड पे जो कबाड़ियों को देकर पैसे मिल रहे हैं ना, वो भी रेलेवेंट कैश फ्लो है, ठीक है। क्या कुछ शामिल नहीं करना, कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब लीज आपके सिलेबस में नहीं है, FAR 2 में है, ठीक है ना। बाहर FAR 2 में आप जब जाएंगे तो आप देखेंगे लीज के अंदर भी क्या होता है, लाइक लोन है, लीज इज लाइक लोन। लोन में पैसे होते हैं, लीज में एसेट आता है, ठीक है ना। लीज इज लाइक लोन, और लोन की प्रिंसिपल रीपेमेंट जैसे हो रही होती है, ऐसे ही लीज की इंस्टॉलमेंट में एक प्रिंसिपल अमाउंट होती है और दूसरा इंटरेस्ट होता है। लेकिन आप इसको छोड़ें, अगर पर्चे में दे दे तो ये ध्यान में रखना, लीज इज लाइक लोन। लोन की प्रिंसिपल रीपेमेंट होती है तो लीज की भी प्रिंसिपल रीपेमेंट होती है। लोन पे इंटरेस्ट होता है तो लीज पे भी इंटरेस्ट होता है। अगर पर्चे में दे दे गलती से तो आपको जेन में सिर्फ क्या याद रखना है, लीज मींस लोन, लाइक लोन नहीं, लीज मींस लोन, तो आपके लिए फिर ये लोन ही बन गया, ठीक है। तो लोन के ऊपर पे किया जाने वाला इंटरेस्ट हो, चाहे लोन की प्रिंसिपल अमाउंट की रीपेमेंट हो, ये आपके एसेट के यूज वाले कैश फ्लोज में नहीं है, आउटफ्लोज में, इनको आपने इग्नोर करना है। फिर इनकम टैक्स रिसीट्स और पेमेंट्स को भी इग्नोर करना है। नंबर 4 पहले पढ़ो, कैश फ्लोज इंप्रूविंग, कैश फ्लोज फॉर इंप्रूविंग और एनहांसिंग एसेट्स परफॉर्मेंस, इसको भी इग्नोर किया था। क्यों, इस हाल में खड़े हुए एसेट के बारे में सब डिसीजन लेने हैं। इसको अगर आप इंप्रूव कर रहे हैं तो वो इंप्रूवमेंट इस एसेट की तो फिर कैश फ्लोज ना हुए, फिर वो तो अपग्रेडेड एसेट है, ठीक है ना। तो हमने ना तो अपग्रेड की कॉस्ट को आउटफ्लो लिया था, ना ही अपग्रेड की वजह से होने वाले इनफ्लोज को हमने इनफ्लोज में लिया था। क्लियर है ये बात, याद आ रहा है। और लास्ट है
कैश आउटफ्लोज दैट हैव ऑलरेडी बीन रिकॉग्नाइज्ड एज लायबिलिटीज। ठीक है, तो ये हमने एक रूल्स निकाल दिए थे। ठीक है, तो ये फ्यूचर कैश फ्लोज की एग्जांपल्स हमने अच्छी खासी प्रैक्टिस कर ली थी। एक पॉइंट इसमें आ रहा है, कैश फ्लोज फ्रॉम अ फ्यूचर रिस्ट्रक्चरिंग टू विच एंटिटी इज नॉट येट कमिटेड। ये आउट ऑफ सिलेबस है, ये आप FAR 2 में जाकर पढ़ेंगे। रिस्ट्रक्चरिंग कहते हैं कि मैंने आपको मिसाल दी थी कि नेस्ले वाले जो हैं वो पानी भी बना रहे हैं, दही भी बना रहे हैं, जूस भी बना रहे हैं, वो दही बनाने का पूरा यूनिट ही उड़ा दें। ठीक है, कोका कोला वाले जो है वो बांग्लादेश में भी हैं, पाकिस्तान में भी हैं, इंडिया में भी हैं, श्रीलंका में भी हैं, वो बांग्लादेश से ही निकल आए। नाउ दिस इज कॉल्ड रिस्ट्रक्चरिंग। इस रिस्ट्रक्चरिंग की प्रोविजंस बनती हैं जो IAS 37 FAR 2 के अंदर आप पढ़ेंगे, उसके अंदर जाके हम वो सीखते हैं। ठीक है, तो इसलिए फिलहाल तो ये सिलेबस में है नहीं, ये सीधा सीधा यहाँ पे लिखा हुआ भी आ जाए तो इसका भी इम्कान नहीं है, इसलिए इसको आउट ऑफ सिलेबस कर दें। बस फिलहाल इतना ही काफी है जितना हमने पढ़ लिया। ठीक है, कौन कौन से आउटफ्लोज को इग्नोर करना है? टैक्स को, इंटरेस्ट को, लोन के प्रिंसिपल अमाउंट को, फ्यूचर की किसी अपग्रेड को और एक्रूवल्स को। ठीक है जी, और कौन से कैश फ्लोज लेने हैं? कॉन्टिन्यूइंग यूज से जो इनफ्लोज आए और उस यूज के लिए जो आउटफ्लोज किए, और नेट डिस्पोजल प्रोसीड। अच्छा जी, उसके बाद अगली बात रह जाती है रिकवरेबल अमाउंट में दो चीजें थी, एक थी वैल्यू इन यूज। ये अगली एग्जांपल आपने की होगी घर पे, इसमें आपको डिस्काउंट रेट ही नहीं मिला, फिर सवाल कैसे किया था? मैंने शुक्र है बोल दिया था जाते जाते ना, मेरे अल्फाज ये थे कि रिक्वायरमेंट जरा ध्यान से पढ़ लेना। अगर मैं ये ना बोलता ना तो आते साथ ही बच्चों ने क्या कहना था, सर डिस्काउंट रेट तो गिवन ही नहीं था। और भाई उन्होंने प्रेजेंट वैल्यू भी नहीं मांगी हुई, सवाल में जस्ट ये कहा था नेट कैश फ्लोज बता दो, इनफ्लोज आउटफ्लो लेके नेट कैश, इनको डिस्काउंट नहीं करना था। कितने बजे डिस्काउंट रेट ढूंढते रहे स्टिल? माशाल्लाह 10 12 15 बच्चे हैं मेरे माशाल्लाह। बाद में रिक्वायरमेंट, भाई रिक्वायरमेंट सबसे पहले पढ़ते हैं। उसके बाद भाई ये 1 2 3 4 5 के सॉल्यूशंस मैंने टीए को दे दिए थे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं अपने राइज की बुक की। ठीक है, ये ट्राई किए थे, कितने बच्चों ने किए थे? ये आसान लगे? आप हाथ में खड़ा किया करो कैमरे के सामने वाले भाई। ठीक है, ये इधर होके बैठो, आपका हाथ ही नजर आया तो जी। ठीक है, चलो अच्छा अब आ जाओ, जो चीजें बाकी हैं इसको अब उड़ा दें आज। ठीक है, अब फिर कल IAS 23 फ्रेश माइंड से शुरू करेंगे और फिर परसों भी पढ़ेंगे, और इस टेस्ट के अंदर भी बोरिंग कॉस्ट होगा, इम्पेयरमेंट भी होगा, IAS 16 भी। देखो जब तक हमारा बंच चल रहा है ना, IAS 16 से आपकी जान नहीं छूटेगी। ठीक है, हाँ IAS 16 के साथ चीजें ऐड हो रही। देखो इम्पेयरमेंट आया और छाया, इम्पेयरमेंट आया और छा गया, अब बोरिंग कॉस्ट आते ही छा जाएगा। ठीक है, तो अब जो है वो नेक्स्ट क्लास में नए कपड़े छपड़े पहन के आने आपने। ठीक है, कैशियर हो के आने, ओके, ईद वाले कपड़े, बोरिंग कॉस्ट शुरू करेंगे। अच्छा सुने, उसके जरूरी है इसको खत्म करना। बाकी कोई छोटी मोटी चीज इसकी रह गई, जैसे अभी तक IAS 16 रहता है, वो भी करना है। हाँ, ऐसे ही कोई छोटी मोटी चीजें रह जाती हैं, वो इकट्ठी होती रहती हैं, फिर वो हम बाद में उनकी तरफ वापस आ जाया करते हैं। इसलिए रिलैक्स रहना है, आपने टेंशन नहीं लेनी, लिखते जरूर रहना है। बुक का काम तकरीबन कंप्लीट है, मैंने आज बैठ जाना है इसके ऊपर, और शायद 12 1 2 जितने बच जाए फाइनल करके जाऊंगा, फिर इंशाल्लाह विद इन नेक्स्ट वीक आपको मिल जाएगी। लेकिन देखें आप बहुत ज्यादा देखें, मेरी बात सुने, आप लोगों को बुक से क्या टेंशन है? आप लोगों को जो चीजें चाहिए ये बुक के अंदर से उठाए, आपको मिल रहे हैं ना। ठीक है, तो जब तक काम नहीं होता आप सुकून से पढ़ते रहें, जब बुक आ जाएगी तो मैं आपको बताऊंगा, जाके ले लीजिएगा। अच्छा सुनिए, रिकवरेबल अमाउंट में दो चीजें थी, एक वैल्यू इन यूज, दूसरा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। वैल्यू इन यूज की तो हमने डिस्कशन अच्छी खासी कर दी। अब दूसरी चीज रह जाती है कॉस्ट टू सेल। कॉस्ट टू सेल में क्या कुछ आता है कॉस्ट टू सेल में? क्योंकि फेयर वैल्यू तो वही है जो मार्केट से आपको पैसे जो है वो ऑफर होते हैं, जो मिल रहे होते हैं। ठीक है ना, तो वो तो मार्केट की वैल्यू जो है वो दी होती है, उसमें मसला नहीं होता। मसला आता है कॉस्ट टू सेल के अंदर कि पर्चे के अंदर को 10-12 कॉस्ट टू सेल दे दे, मिसाल 10-12 ज्यादा हो गया, कुछ 4-5 दे दे, उसमें से 2-3 आपने लेने हो और 2-3 इग्नोर करने हो। ठीक है, तो इसके लिए ये पता होना चाहिए कि कॉस्ट टू सेल में या सेलिंग कॉस्ट जो है या इंक्रीमेंटल कॉस्ट जो है, इसके अंदर क्या कुछ हो सकता है। अब फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल की डिस्कशन में कहता है जी, फेयर वैल्यू इज नॉर्मली मार्केट वैल्यू। इफ नो एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट्स इट मे बी पॉसिबल टू एस्टिमेट द अमाउंट दैट द एंटिटी कुड ऑब्टेन फ्रॉम डिस्पोजल। वो कहता है फेयर वैल्यू वैसे तो वही है जो मार्केट वैल्यू है, अगर कोई एक्टिव मार्केट ना हो तो फिर एंटिटी से पूछ लो, हाँ भाई आपको कितने मिल जाएंगे? कहेंगे यार हम साहिल ने कहा था कि अपना ये एसेट हमें दे देना इतने में, तो हम इतने मिल ही जाएंगे। तो सवाल में ऐसा गिवन हो तो वो फेयर वैल्यू आप कह सकते हैं, लेकिन नॉर्मली ऐसी लड़ाई में भी आपको नहीं डालेगा, फेयर वैल्यू गिवन होगी सवाल में। अब डायरेक्ट सेलिंग कॉस्ट्स में क्या कुछ होता है? लीगल कॉस्ट, क्या मतलब? आप अगर आज एसेट बेचते हैं, ठीक है, अपना एसेट बेचते हैं, तो आप वो सेल डीड वगैरह बनवाने के लिए अली और वो एग्रीमेंट वगैरह आप करते हैं, ठीक है ना, स्टाम्प वगैरह बनाने के लिए आप उसके लिए एक लॉयर हायर कर लेते हैं। ठीक है, तो लीगल कॉस्ट जो है वो आप उस लॉयर को पे करें जो पैसे हुए, तो आप लिख सकते हैं लीगल कॉस्ट
लॉयर को पैसे दिए, लिखते हैं साथ साथ। कॉस्ट ऑफ रिमूविंग एसेट, क्या क्या, अच्छा अभी कुछ लिख तो रहा नहीं मैं, सुनो। फेयर वैल्यू जो आपको मार्केट वैल्यू मिलनी है, ठीक है। कॉस्ट सेल में क्या कुछ हो सकता है, सबसे पहले हमने देखा जी लीगल कॉस्ट। लीगल कॉस्ट में हमने लिख लिया मिसाल के तौर पे लॉयर को पैसे दिए या स्टाम्प पेपर वगैरह लिए, बहरहाल ठीक है ना, रजिस्ट्री करवाई, बस ठीक है, एक दो बातें लिख ली। नेक्स्ट बयाना नहीं है लीगल कॉस्ट, शुरू ही हो जाता है। बयाना लीगल कॉस्ट है, बयाना इज नॉट लीगल कॉस्ट, बयाने वो पैसे हैं उस प्रॉपर्टी के। अच्छा एडवांस है, वो डाउन पेमेंट है, अच्छा लाइक डाउन पेमेंट। अच्छा जी सुनो, एडवांस है। कॉस्ट ऑफ रिमूविंग एसेट, आपने एक एसेट बेचना है, ठीक है, वो आपके पास इंस्टॉल्ड है, ठीक है ना। आपने कहा भाई मैंने ये एसी बेचना है, बंदा आया उसने कहा जी एसी मुझे दे दें, आपने कहा ठीक है उतार के ले जाओ। मैं कहा भाई साहब नहीं, मुझे यहाँ पे पैसे लिए हैं आपने। मैं कहा ठीक है कोई मसला नहीं, कितने का एसी लेना? उन्होंने कहा 50,000 का लूँगा मैं। आपने कहा ठीक है, आप बैठे ना चाय शाय पिए। आपने फ़ोन किया अपने इलेक्ट्रीशियन को, उसने कहा या जल्दी से आ जा, ये एसी उतार के तो ये बेचना है। बंदा आया बैठा है, वो आया भागा भागा, वो सारे काम छोड़ के उसने एसी को अनइंस्टॉल किया, रिमूव किया और पैक शैक करके आपके हवाले कर दिया। आपने एसी बेचा, 50,000 जेब में डाल दिए। अब वो एसी लेके चला गया, इलेक्ट्रीशियन अभी भी खड़ा है, आप उसको देख रहे हैं, वो आपको देख रहे हैं। आपने कहा हाँ क्या करना है? मैंने कहा यार मैं आया हूँ, काम किया है, ये एसी बिक ही नहीं सकता था अगर मैं उतार के ना देता तो। मैंने कहा हाँ तो फिर 1,000 रुपया दे मुझे। तो आपने फिर जेब से 1,000 निकाला और उसको दे दिया, तो आपको फिर 49,000 ही मिले ना। ये भी एग्जांपल है। टैक्सेस पेड, सेल के ऊपर जो टैक्स पे करते हैं आप, इंसिडेंटल होता है। मंडी में गए, बकरा मंडी, अभी ईद गुजरी है ना, ठीक है, उस पे आप बकरा खरीदने गए, तो बकरा बेचने वाला जो वहां पे बैठा हुआ था चारपाई डाल के, ठीक है, परेशान हो गया। वो जो चारपाई डाल के बैठा था, जो ढेर सारे बकरे लेके आया हुआ है, उसको गवर्नमेंट ने कहा हुआ है कि जो बकरा तुम बेचोगे उसके पीछे, हर बकरे के पीछे तुम्हें जो है वो 100 रुपये टैक्स देना पड़ेगा मिसाल के तौर पे। अब वो बकरा अगर 5,000 का उसने बेचा, सॉरी जरा कम पैसे हैं, ठीक है, वो तो मेहमा होगा, अच्छा फिर टैक्स भी 1,000 कर लो। हाँ जी, गवर्नमेंट ने कहा 2,000 रुपये टैक्स देना पड़ेगा तुम्हें हर बकरा फरोख्त करने पर। अब बकरा उसने 50,000 का बेचा तो 2,000 उसको हुकूमत को देना पड़ेगा। तो ये बकरा बेचने के लिए सेलिंग कॉस्ट ही है। ये टैक्सेस कोई वो इनकम टैक्स उसको ना सोचने लग जाना, ये सेल के ऊपर टैक्स है। जो आपने मतलब वो एसेट बेचा है ना, उसको बेचते हो जो टैक्स गवर्नमेंट ने लिया, वो क्या होता है? सेलिंग कॉस्ट। तो टैक्सेस पेड को आप अगर लिखना चाहें तो लिख लें, बकरा बेचने पर टैक्स, ठीक है। अच्छा अगली बात, कॉस्ट्स ऐसे बड़ा, कॉस्ट्स नेसेसरी टू ब्रिंग, बस सारे ही वो निकले, मैं तो इंसान समझता था। अली तुम तो खड़े हो जाओ ना, खड़े हो जाओ, मुझे याद आ गया तुमने 432 नंबर नोट दिखाना है, 42 था, ओके वट एवर। अच्छा सुनो, कॉस्ट्स नेसेसरी टू ब्रिंग द एसेट इनटू अ कंडीशन टू बी सोल्ड। नो डाउट कॉस्ट ऑफ रिमूविंग भी इसकी एग्जांपल थी, लेकिन इससे भी अच्छी एग्जांपल मैं देता हूं। ये जो अली है, ठीक है, इसके घर में इसका कमरा ऊपर छत वाला रखा हुआ, दूर रहे हमसे जरा, ठीक है। वहां पे इसके कमरे में एक रूम कूलर लगा हुआ है पिछले 5 साल से, ठीक है। और जाहिर है जब अली को उन्होंने इतने दूर रखा हुआ तो उसके कूलर को तो अब अली ने सोचा कि यार बहुत हो गया, गर्मी शर्मी अब ज्यादा पड़ती है या मुझे ज्यादा लगती है, जो भी मसला है, तो मैं एसी का आदी हो गया। तो घर वालों कहा कि जब मुझे एक एसी लगवा के दें। हमने कहा ठीक है। ये कूलर अपना इसने बेचना था, तो अब ये कूलर जिस हालत में खड़ा है उसमें बेचा नहीं जा सकता। एक तो वो दूसरी तीसरी मंजिल पे ऊपर लटका हुआ है। अब ये मजदूर बुलाएगा, उस कूलर को रिमूव करवाएगा, वो तो पहले एसिड कॉस्ट में हमने ऐड कर दिया, ठीक है। फिर ये एक मजदूर को कहेगा यार तुम रुक जाओ, बाकी दूसरे को कहेगा तुम जाओ। जो रुक जाएगा उसे कहेगा यार ये पकड़ो पैसे, फेक माल लेके आओ, पेंट लेके आओ। अब वो लेके आएगा चीजें, वो उस कूलर को रगड़ शुगड़ के साफ सुथरा करके पेंट शेंट करके तैयार करेगा। तैयार करके ये इसको अपने ड्राइंग रूम में साइड पे रख देगा और OLX पे तस्वीर खींच के लगा देगा। अब जो बंदा भी आएगा वो बाहर ड्राइंग रूम में इसको एसी दिखाएगा, सॉरी कूलर दिखाएगा, चला के भी दिखाएगा, ठीक है। चला के हेल्ड फॉर डिस्पोजल को कहते हैं, ठीक है ना। चला के चेक कराएगा, पसंद आएगा तो वो ले जाएगा। अब एसिड को काबिले बेच हालत में लाने का खर्चा है, ये क्या है? ये सेलिंग कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ सेल है, डिस्पोजल कॉस्ट है। बात समझ रहे हो ना। तो उसने कह दिया अब पर्चे में इसके अलावा कोई आ जाए तो उसको ना लेना, ठीक है। तो उसने क्या कहा जी, वेरी एंड जूस की कहानी पूरी हो गई। दूसरी चीज क्या है? फेयर वैल्यू कॉस्ट टू सेल। ने कहा जी फेयर वैल्यू तो वो है जो मार्केट से आपको पैसे मिले, लेकिन अगर को आपने लीगल कॉस्ट इनकर की, कोई हुकूमत ने पाकिस्तान को टैक्स पे किया उस बेचने के ऊपर, उस सेल के ऊपर, कोई आपने जो है वो ऐसा खर्चा किया कि वो नेसेसरी था उस एसेट को सेलेबल कंडीशन में लाने के लिए, वहां खड़ा हुआ जंग का मारा हुआ थोड़े बिकना था, सेलेबल कंडीशन में लाने के लिए जो आपने खर्चे किए। या चौथी चीज क्या थी?
होगी, सारी बातें कर ली मैंने। कॉस्ट ऑफ रिमूविंग एसेट, ठीक है, तो ये क्या है, ये डिस्पोजल की कॉस्ट है, आप इसको लेंगे, ठीक है। हाउएवर redundancy and similar costs, for example where a business is reorganized following the disposal of an asset, are not direct selling costs. वैसे तो ये भी आउट ऑफ सिलेबस बात इसलिए है कि ये रिस्ट्रक्चरिंग से रिलेटेड बात है, जो ऊपर रिस्ट्रक्चरिंग मैंने आपको बताई, लेकिन चलो इसको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। मिसाल के तौर पे आपने जो अपना एक एसेट, मतलब आपने पूरा अपना डिवीजन बंद कर दिया था, दही आप बनाना बंद कर दी, अब उनके मुलाजिम जो कुछ तो चले गए, कुछ जो यहां रुके हैं उनको आपने ट्रेनिंग दी अब जूस बनाने की, तो ये ट्रेनिंग कॉस्ट उस एसेट की डिस्पोजल कॉस्ट नहीं है कि आप उसको जो माइनस करने बैठ जाओ, बात समझ रहे हो ना, ये बिजनेस के ऑन गोइंग एक्सपेंसेस में आएगा। बहरहाल इसको भी आप इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन ये है कि मिसाल के तौर पे वो ये कहे कि जी ये एसेट जो है ये बेचने के बाद सवाल में आ सकता है ना कि ये एसेट जो है कॉस्ट टू सेल इसकी ये है, साथ उसने लिखा हो कि जी जब ये एसेट बेच लेंगे ना, तो चूंकि हमारे नए एसेट को चलाना नहीं आता होगा, इसकी जगह जो एसेट रिप्लेस होगा उसको चलाना नहीं आता होगा हमारे एम्प्लॉय को, तो हम उसको ट्रेनिंग देंगे, ये उसकी कॉस्ट है, तो उसको हमने वो इस किस्म की कोई बात कर रहा है, ठीक है ना, कोई बात समझ आ गई। तो फेयर वैल्यू बाजार से मिलेगी। कॉस्ट सेल में क्या लेना है, लीगल कॉस्ट ले लेना, कॉस्ट ऑफ रिमूविंग एसेट ले लेना, टैक्स को पे किया वो ले लेना, और नेसेसरी कॉस्ट जो उस एसेट को सेलेबल कंडीशन में लाने के लिए जरूरी थी वो आप कॉस्ट टू सेल में ले सकते हैं, ठीक है। लास्ट थिंग इज इंडिकेटर्स, बस ये आखिरी बात है, इसमें भी जो कुछ समझ ना आया वो इंशाल्लाह कल बात करेंगे, सिर्फ जो है ना हम थोड़ी बात इसको बस देख रहे हैं इसको। देखो भाई, मैंने आपको पहले दिन ही ये बात बता दी थी कि डेप्रीसिएशन की तरह इंपेयरमेंट हर साल नहीं होती, डेप्रीसिएशन तो हर साल करनी है हमने, कोई इंडिकेटर, उसका इंडिकेटर ये थोड़ा ये चल रहा है एसेट इस्तेमाल हो रहा है वैल्यू लूज कर रहा है, बस ठीक है। डेप्रीसिएशन का कोई इंडिकेटर नहीं होता, हर साल डेप्रीसिएशन हमने चार्ज करनी है, ठीक है। लेकिन इंपेयरमेंट सिर्फ उस सूरत में हम चार्ज करते हैं जब इंपेयरमेंट टेस्ट लगे और इंपेयरमेंट लॉस आए। अब इंपेयरमेंट टेस्ट कब लगता है, जब कोई इंडिकेटर हो। कौन कौन से इंडिकेटर्स आ सकते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल, दो तरह के स्टैंडर्ड डिस्कस करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप अगर देखोगे आईकैप के रीसेंट पास पेपर्स भी, तो उनमें उसने ये इंपेयरमेंट जो है इसके अंदर एमसीक्यूज अगर टेस्ट किए हैं तो उसने इंडिकेटर्स को बहुत ज्यादा ध्यान में रखा हुआ है, ठीक है। अब एक्सटर्नल इंडिकेटर्स क्या है, मैंने एक आपको मिसाल दी थी, जो यूटोंग आई थी, कंपेटिटर आया था, वो क्या था, एक्सटर्नल। आपका क्या कसूर है कि कंपेटिटर आ गया, ठीक है ना। तो कंपेटिटर का आना इज एन एक्सटर्नल सोर्स इंडिकेटर, ये एक्सटर्नल, हमारा अपना कोई कसूर नहीं है, बस मार्केट के अंदर एक और कंपेटिटर आ गया, मार्केट के अंदर टेक्नोलॉजी आ गई नहीं, मार्केट के अंदर एसेट की वैल्यू कम हो गई, ये दोनों एक जैसी बातें ही हैं, ठीक है ना, सही है। देखो पढ़ के, एक्सटर्नल सोर्सेज में एन अनएक्सपेक्टेड डिक्लाइन इन एसेट्स मार्केट वैल्यू, किस वजह से हो सकता है भाई, ऐसा भी हो सकता है कि चलो बारह सादा बात, वो टेक्नोलॉजी का चेंज हो, भाई वैल्यू को हमारी एस्टिमेटेड थी नहीं फिगर, वैल्यू तो हमारी वो थी जो हमने उसकी कॉस्ट पे करके खरीदा था, वो हमारे पास उतने पड़ा था। अब हम ये समझ रहे थे कि ये इतने का बिकेगा, लेकिन क्या हुआ, अच्छा टेक्नोलॉजी चेंज जो है ना, उसको समझने के लिए उसमें क्या लिखा हो पढ़ लो पहले। वैसे एक और मिसाल ज़हन में आ रही है, अगर वहां पे वो बात ना लिखी हुई तो फिर वहां ये मिसाल मैं यहाँ पे दे दूंगा। सिग्निफिकेंट चेंज इन टेक्नोलॉजी, मार्केट्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स और लॉज एंड रेगुलेशन दैट हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द कंपनी। अब ये दोनों ना इंटरचेंजेबली यूज होने हैं, लेकिन मैं यूं कहता हूं आपको कि आप सेकंड पॉइंट में चेंज इन टेक्नोलॉजी या मार्केट्स रख लें ज़हन में। मार्केट डायनामिक्स बदल गई, टेक्नोलॉजी बदल गई, अब ये क्या है, ये मार्केट डायनामिक्स से टेक्नोलॉजी के बदल, हमारे एसेट की टेक्नोलॉजी ओल्ड हो गई, दिस इज एन इंडिकेटर, ठीक है। तो हो सकता है अब हमारे एसेट से बनने वाली चीजें उस तरह से ना बिक सकें, ठीक है, तो इंपेयरमेंट टेस्ट लगा लो। ऊपर वाला पॉइंट, डिक्लाइन इन एसेट्स मार्केट वैल्यू, वो टेक्नोलॉजी की वजह से भी आ सकती है, लेकिन इसकी मिसाल मैं यूं बना लेता हूं कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे थे, गवर्नमेंट ने वो प्रोडक्ट ही बैन कर दी। अब आपका जो एसेट है वो आप शॉपर बना रहे थे, शॉपर, गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, बैन कर दिया अगर शॉपर्स पे, ठीक है, शॉपिंग बैग्स, तो फिर अब आपको तो अपने एसेट की फिक्र पड़ गई ना, जो प्लांट आपने शॉपर बनाने के लिए मंगवाया था, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप कहोगे जी ये तो एसेट की वैल्यू भी कम होगी, क्योंकि आप ये बेचने जाओगे बाजार में तो कोई भी ये प्लांट खरीदने पर तैयार नहीं होगा, वो कहेंगे यार ये लेके हमने बनाना क्या है, शॉपर तो बनते नहीं, अब गवर्नमेंट ने मना कर दिया, ठीक है ना। तो इस तरह की बात है कि अनएक्सपेक्टेड डिक्लाइन तो किसी भी वजह से आ सकता है, और नीचे वाली बात भी उसी को ही सेकंड कर रही है। क्या मतलब, कोई सिग्निफिकेंट चेंज आ जाए टेक्नोलॉजी में, मार्केट में, लॉज एंड रेगुलेशन, ये लॉज एंड रेगुलेशन की एग्जांपल थी वैसे, ठीक है ना, लॉ बदल गया, हुकूमत ने कहा जी बस शॉपर बंद, ठीक है, तो ऐसा कोई मसला हो जो एडवर्स इफेक्ट डाले कंपनी पे, तो ये भी क्या है, ये भी क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर है, इंडिकेटर है। भाई अगर ऐसा कोई मसला हो गया है, आपके एसेट की वैल्यू में अनएक्सपेक्टेड डिक्लाइन आ गया है, या टेक्नोलॉजी बदल गई है, लॉ बदल गया है, जिस वजह से आपकी कंपनी पे एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है, तो अपने एसेट्स को इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजारो, ठीक है। और लास्ट थिंग इज
इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, इस पे स्टार लगा लो, ये थोड़ी एग्जांपल के साथ समझाना, कल समझाऊंगा, ठीक है। ओके, इंटरनल सोर्सेज, अब हमारे कसूर की वजह से भी एसिड, क्या मतलब, आपके पास एक ट्रक है लोडर, फोर्क लिफ्टर जिसको कहते हैं, फोर्क लिफ्टर आपकी फैक्ट्री में वो काम करता है, ठीक है। अब आपका जो वो ड्राइवर है उसने तेजी से उसको यूं घुमाया और दीवार में मार दिया, अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, दीवार तो गिर गई, एसिड एक्सीडेंट का शिकार हुआ। अब हो सकता है ये एक्सीडेंट इतना बुरा हुआ हो आपके एसिड का कि उसके से आने वाले कैश फ्लोज या उसकी लाइफ वगैरह में कोई गड़बड़ हो गई हो, ठीक है। तो ये एक्सीडेंट जो है ये बिल्कुल एक इंडिकेटर है ऑफ इंपेयरमेंट, लेकिन ये किसी ने आगे नहीं आपको टक्कर मारी, आपका अपना कसूर था, ठीक है। तो एविडेंस दैट एसेट इज डैमेज और नो लॉन्गर ऑफ यूज टू द एंटिटी, ठीक है जी। और थर्ड पहले पढ़ो, देयर इज अ रिडक्शन इन एसेट्स एक्सपेक्टेड रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। सोचा था 5 साल चलाएंगे, साल बाद लग रहा है कि नहीं नहीं ये अगले 2 साल ही मजीद चल सकता है। अब खुद सोचो ना, एसेट ने कैश फ्लो कमा के देने थे अगले सालों में, तो वैल्यू इन यूज, ठीक है ना। अब अगर वो कमाने वाले साल कम हो गए तो वैल्यू इन यूज कम होगी, वैल्यू यूज कम होगी तो हो सकता है रिकवरेबल अमाउंट कम हो, रिकवरेबल अमाउंट कम हो तो हो सकता है इंपेयरमेंट लॉस आ जाए। तो ये हो सकता तो सब कुछ होता ही है, हो सकता है कोई चेक करने के लिए टेस्ट लगाना है। तो अगर कभी एसेट की एक्सीडेंट हो जाए, डैमेज हो जाए, या उसकी यूजफुल लाइफ में कमी आ जाए, या कंपनी दही बनाने का बंद करने का फैसला कर ले। दूसरा पॉइंट ये, देयर आर प्लान्स टू डिसकंटिन्यू और रीस्ट्रक्चर द ऑपरेशंस फॉर विच एसिड इज करंटली यूज्ड। नेस्ले वाले दही बना रहे थे, बेहतरीन काम चल रहा था, नेस्ले वालों ने दही बनाना बंद कर देनी है, तो जो प्लांट दही वाला था ना, हो सकता है वो उन्होंने जिस अमाउंट पे रखा हुआ है वो दही बनाकर ही वो रिकवर करता सही तरह से, मार्केट में कोई दही बनाने वाला उस समय शायद खरीदे ही ना। तो डिसकंटिन्यू करने का अगर आपने जो है वो इरादा कर लिया अपने बिजनेस में, तो जो एसेट उस बिजनेस के हिस्से का है ना, सेगमेंट का है, उसको इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजार लो, ठीक है। तो सादा बात, एक्सटर्नल क्या है, टेक्नोलॉजी बदल जाए, एसेट की वैल्यू में डिक्लाइन आ जाए अनएक्सपेक्टेडली, या कोई लॉ बदल जाए जिस वजह से बिजनेस में एडवर्स इफेक्ट हो, ठीक है, एक रह गया उसको बाद में करते हैं। और इंटरनल क्या है, एसेट डैमेज हो जाए अपने कसूर की वजह से, या हम सोच रहे हैं कि हम ये बिजनेस बंद कर रहे हैं, या एसेट की लाइफ में कमी आ जाए। तो ये सब क्या है, इंडिकेटर्स, ठीक है जी। जी जी हाँ जी, चेंज एस्टीमेट ही है, तो चेंज एस्टीमेट है तो फिर इंपेयरमेंट टेस्ट से भी गुजार लो ना। हाँ जी, ओके जी, आज के लिए इतना ही, जिंदगी में तो कल मिलेंगे, अल्लाह।